चलिए भाई, एक नए और फ्रेश मूड के साथ स्टार्ट करते हैं। पूरा लेक्चर समझ में आएगा अगर आप डेडिकेटेड होकर यहाँ मेरे साथ फिजिक्स पढ़ोगे। अगर आप यहाँ चैट में सिर्फ बकर काटने आए हो, कुछ यहाँ पे बकवास करेंगे, तो कोई मजा नहीं आएगा लेक्चर। मैं बहुत डेडिकेटेड होकर बढ़िया से लेक्चर सजा के लाया हूं आपके लिए, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स और डीपीपी। मेरे ख्याल से इतनी बात करने से आपको समझ में आ गया होगा कि आज लेक्चर में आपको बहुत अटेंटिव रहना है। तो भाई आज का गोल है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और उसके बाद एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू पे हम लोग बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। चलो, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट यहां से शुरू करते हैं। अभी तक आपने जो भी करंट पढ़े हैं वो डायरेक्ट करंट थे। अभी तक आपने करंट से रिलेटेड कितने तो न्यूमेरिकल लगा दिए होंगे, कम से कम 150-200 न्यूमेरिकल लगा दिए होंगे करंट से रिलेटेड। बच्चों वो सारे के सारे करंट बैटरी से निकल रहे थे, वो डायरेक्ट करंट थे। आज से एक नया तरह का करंट हमें समझना है, विच इज अल्टरनेटिंग करंट। पूरी मैकेनिक्स अलग है इसकी पूरी फिजिक्स अलग है डायरेक्ट करंट से, सारी कहानी अलग है, मजा आ जाएगा। तो पहले समझते हैं कि क्या डिफरेंट होने वाला है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। सबसे पहले डायरेक्ट करंट देख लेते हैं। बच्चों डायरेक्ट करंट ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन एक ही हो, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक, एक गिवन समय पे गिवन टाइम में वो अपना डायरेक्शन बार बार स्विच ना करे, ऐसे करंट को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो बच्चों व्हाट इज अ डायरेक्ट करंट? यूनिडायरेक्शनल करंट जिसका एक ही डायरेक्शन हो, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। यही इसकी प्रॉपर्टी आप याद रखोगे कि डायरेक्ट करंट ये होता है जो अपना डायरेक्शन ना चेंज करे, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट करंट भी अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखिए, ग्राफ के थ्रू हम इस चीज को फील लेंगे, ग्राफ के थ्रू इसका फील लेंगे। चार्ट भी फालतू की चार्ट एकदम आ जाओ इस पे भाई, ध्यान से, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। मान लो बच्चों मैं ये ग्राफ बनाऊं करंट वर्सेस टाइम का, तो डायरेक्ट करंट कैसा है? कैसा है? यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब ये करंट या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या तो सिर्फ नेगेटिव होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकता। जैसे हमने मान लो करंट ऐसे बना लिया बच्चा, पूरे टाइम करंट कहां है? पॉजिटिव वाई में है, यानी पूरे टाइम करंट कैसा है? पॉजिटिव है। हाँ ये इत्तेफाक की बात थी कि ये करंट आपको कांस्टेंट भी दिखाई पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि करंट कांस्टेंट है, बट ये कंडीशन नहीं है। ये एग्जांपल सही है बट ये कंडीशन नहीं है। करंट कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट हमेशा पॉजिटिव रहेगा या हमेशा नेगेटिव। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, इसको दिल में उतार लो एकदम। ये वाले एग्जांपल से आपको मजा आ जाएगा भाई। करंट वर्सेस टाइम, मान लो बच्चों ऐसा करंट बना है, इसको कई लोग बोल देंगे कि ये अल्टरनेटिंग करंट है क्योंकि ये अल्टरनेट कर रहा है। क्या मेरी वॉइस सुनने में आपको कोई दिक्कत हो रही है? मेरे को लग रहा है वॉइस एकदम क्लियर आ रही है, मैं एक बार चेक करूंगा। वॉइस सुनने में आपको बहुत ही खूबसूरत आवाज आ रही है, पूरी साफ आ रही है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं बेटा, इसको कई लोग बोलेंगे ये अल्टरनेटिंग करंट है। नहीं बच्चा, ये डायरेक्ट करंट है क्योंकि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर है, हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। यही चीज नीचे भी बना सकते थे, पर ऊपर नीचे दोनों तरफ नहीं बना सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। कोई एक डायरेक्शन होगा करंट का, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या तो नेगेटिव डायरेक्शन। बच्चों ये क्लासिक एग्जांपल है रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर आपको पढ़ना है सेमीकंडक्टर्स के अंदर। रेक्टिफायर बच्चों ऐसी डिवाइस होती है जो एक एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है। जो लोग बोलते हैं कि डीसी करंट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड है, जो लोग अपने सिलेबस में, कोई टीचर नहीं बोलेगा, टीचर नहीं बच्चे ही बोलते हैं कि डीसी करंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड। बेटा आप अपनी किताब में सेमीकंडक्टर्स खोलना, वहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पे डालना। ये बच्चों फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। फुल वेव रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देना। आप ध्यान से देखो, ये डीसी करंट है, वहां पे लिखा भी है डीसी। डीसी करंट बच्चों अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी, पर डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। जैसे मैं तीसरा डायग्राम बना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव भी हो सकता है। एक ऐसा भी बना सकता हूं मैं इसको, ऐसे पूरे टाइम करंट क्या है? नेगेटिव है और अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, नो प्रॉब्लम इन चेंजिंग मैग्नीट्यूड, बट द डायरेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। करंट की वैल्यू हमेशा नेगेटिव है, हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। या तो करंट राइट में जाएगा या तो करंट लेफ्ट में जाएगा। हो सकता हो करंट राइट में जाते वक्त अपनी वैल्यू बढ़ाता रहे, घटाता रहे। हो सकता हो करंट लेफ्ट में जाते वक्त अपनी वैल्यू बढ़ाता रहे या घटाता रहे। बट अगर करंट राइट में जा रहा है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पलट कर वापस लेफ्ट में आ जाए। अगर करंट लेफ्ट में जा रहा है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पलट कर वापस राइट, एक ही दिशा में चलेगा। करंट इसी तरफ दौड़ेगा, हाँ अपने दौड़ने की स्पीड को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, बट कभी भी मुड़ेगा नहीं। बच्चों ढेरों आप ग्राफ बना सकते हो, यहाँ ग्राफ की कोई लिमिटेशन नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बहुत से ग्राफ बनाए जा सकते हैं। करंट वर्सेस टाइम, बच्चों ये भी एक डीसी करंट है, नेगेटिव करंट, करंट इज ऑलवेज नेगेटिव। प्लस माइनस एक साथ नहीं होगा, बस इतना समझ लो, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। क्लियर है? क्लियर एकदम एकदम। स्लोप के बारे में बेटा कुछ नहीं कह सकते कि स्लोप पॉजिटिव होगी नेगेटिव। बेटा स्लोप तो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज पे। फिजिक्स पढ़ो, फ्लो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज पे। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। जब करंट बढ़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव, घटेगा तो स्लोप। स्लोप का बेटा इससे कोई लेना देना नहीं, बस इतना समझ लिया बच्चा कि डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन एक ही होगा। हो सकता हो पूरे टाइम वो पॉजिटिव में हो या हो सकता हो पूरे टाइम वो नेगेटिव में हो। डीसी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, ये बात आज से दिमाग में डाल लो। डायरेक्ट करंट वो करंट नहीं है व्हिच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट इन डायरेक्शन ना भाई, इट इज ओनली कांस्टेंट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैन चेंज, कांसेप्ट है। क्लियर? अभी मेरी बात पे भरोसा नहीं, मैं बोल रहा हूं, अपने ही किताब उठा लो, कहीं नहीं इंटरनेट पे जाना है, किसी और चीज कुछ नहीं करना है, एकदम दो कौड़ी की क्लास 12th लेवल की किताब उठाओ, सेमीकंडक्टर में जाओ, आपके सिलेबस में है, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना, खुद बताएंगे ये डायरेक्ट करंट है, ये ग्राफ बना होगा। क्लियर हुई बात? डायरेक्ट यही करंट हम पढ़ रहे थे। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो आप ये वाला करंट सबसे ज्यादा पढ़े हो, कांस्टेंट करंट। हाँ इंडक्टर पढ़ते वक्त आपने ये करंट भी पढ़ा है, इंडक्टर में करंट बढ़ रहा था, घट रहा था, ये सब हो रहा था। ठीक है बेटा? ठीक है, ये सारे बच्चों कैसा भी बन सकता है डायरेक्ट करंट। और भी एग्जांपल बना सकता हूं मैं, कहां बनाऊं इसमें जगह नहीं है। ये देखो एग्जांपल नंबर 5, मतलब लिमिट बेटा कुछ नहीं है, कैसा भी बन सकता है, ये भी डायरेक्ट करंट है। इट इज चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड बट कांस्टेंट इन डायरेक्शन, दिस इज आल्सो डायरेक्ट करंट। क्लियर? ये भी डायरेक्ट करंट है, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा है बट डायरेक्शन इसका कांस्टेंट है। क्लियर? क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आए अल्टरनेटिंग करंट। बच्चा इसका नाम ना थोड़ा सा मिसगाइडिंग है। इसका नाम बोलता है कि जो करंट अल्टरनेट करे, जो अपनी वैल्यू को चेंज करे। और इसको लेकर बड़ी बहस मची रहती है हमेशा, फिजिक्स में भी देख लो, दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी बहस है और इंटरनेट पे भी इसको लेकर बहस है। कई लोग कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज करे और अपना डायरेक्शन भी चेंज करे। कई लोग ऐसा बोलते हैं। बट बच्चों इसकी फाइनल, जो मेरे हिसाब से, जो मैंने इतनी फिजिक्स पढ़ी, इसकी जो फाइनल जो डेफिनेशन आएगी वो सिर्फ इतनी आएगी, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बेटा ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज कर सके वो अल्टरनेटिंग है, जो चेंज ना करे वो डायरेक्ट है, जो डायरेक्शन चेंज करे वो अल्टरनेटिंग है। बाकी इसकी आप अलग अलग जगह से डेफिनेशन पढ़ोगे, अलग अलग बकवास मिल जाएगी आपको। ऐसा करंट जो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब एक चीज सुन लो, एक बात फिर सुन लो, ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करे। ये सिर्फ करंट की बात कर रहा हूं। अगर कहीं लिखा हो कि ये अल्टरनेटिंग सिग्नल है, क्या है? क्या है? अल्टरनेटिंग सिग्नल है, तो उसको इससे रिलेट मत करना। अल्टरनेटिंग सिग्नल इज अ डिफरेंट थिंग एंड अल्टरनेटिंग करंट इज अ डिफरेंट थिंग। अल्टरनेटिंग सिग्नल की डेफिनेशन को यहां मत लगाना।
ऑल्टरनेटिंग सिग्नल कई बार डायरेक्शन चेंज किए बिना ऑल्टरनेटिंग होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करके। मैं बता रहा हूं ये बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है, तो जो मैं बोल रहा हूं उस पे स्टिक करो, एकदम ट्रस्ट करो इस पे। ऑल्टरनेटिंग करंट बेटा ऐसा करंट जो डायरेक्शन चेंज करे, और डायरेक्ट करंट ऐसा करंट जो डायरेक्शन ना चेंज करे। इसमें क्या ही दिक्कत हो सकती है भाई? अब इसमें क्या ही, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन चेंज होगा, बस ये कहानी है। जैसे देखो, सबसे सिंपलेस्ट ऑल्टरनेटिंग करंट आपको बना के दिखाता हूं, जो आप पिछले कई लेक्चर से देखते आ रहे हो। 2-3 बार इस तरह का करंट आपके सामने आपको दिखा है, ये वाला साइनोसॉइडल, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस। पर बच्चा ये करंट अभी देखो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, इसकी वैल्यू भी तो बढ़ रही है, वैल्यू बड़ी 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 मैक्सिमम हुई, घटी घटी जीरो हुई, नेगेटिव में मैक्सिमम हुई, घटी घटी जीरो हुई। इट इज चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट डायरेक्शन ही कंडीशन है, चेंजेस इट्स डायरेक्शन। चलो बताना, चलो बताना, चलो बताना, क्या मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को, चलो सेकंड, क्या मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को कुछ ऐसा बना सकता हूं? क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है? क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है? यस बच्चों, ये कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। ऑल्टरनेट, जो ऑल्टरनेट करे, जिसका डायरेक्शन चेंज होता रहे, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। बच्चों तीसरा एग्जांपल बच्चों ढेरों बन सकते हैं, कोई मतलब लिमिटेशन थोड़ी ना, बस डिफाइंड है। आई वर्सेस टी, मान लो मैं ऐसे बना दूं, सुकू 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 सुकू। बच्चों क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है? यस, प्लस माइनस प्लस माइनस। डायरेक्ट करंट डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करेगा, इतनी ही डेफिनेशन है। मैग्नीट्यूड के ऊपर हम बात ही नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड के ऊपर हम बात ही करेंगे। इसको ऑल्टरनेटिंग सिग्नल से मत कंफ्यूज करना। ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो अपने सिलेबस में था, उसमें ऑल्टरनेटिंग सिग्नल आ जाता था, उसमें जो मैग्नीट्यूड भी वेरी करता था उसको ऑल्टरनेटिंग सिग्नल बोलते थे, तो बच्चा कंफ्यूज होता था। बोलता सर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, डायरेक्शन नहीं, तो वो सिग्नल अलग चीज है, करंट अलग चीज है। ऑल्टरनेटिंग करंट एनी करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, एनी करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ये डेफिनेशन है। एनी करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, एनी करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन, एनी करंट व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन इज ऑल्टरनेटिंग करंट। दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए, आज ऑल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर है। कोई आपसे सर रिक्शा वाला आपसे पूछे, आप ऑटो वाले भैया से कहो भैया स्टेशन चलना, बोले ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? क्या बोलोगे? एनी करंट दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, जो 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 जो, बस ऊपर नीचे ये होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? मैग्नीट्यूड के बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, क्लियर है एकदम? चेंज डायरेक्शन, क्लियर। और डायरेक्ट करंट क्या होता है बेटा? जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, डू नॉट, एकदम क्लियर। रियल लाइफ में डायरेक्शन, बेटा रियल लाइफ की बात हो रही है यहाँ, रियल लाइफ में डायरेक्शन चेंज करेगा ये? क्या ये तुमको क्या लग रहा है बारबी की कहानी सुना रहे हैं, बारबी एंड रैपुंजल? अरे भाई रियल लाइफ की बात कर रहे हैं, घर में जो करंट आ रहा है वो अपना डायरेक्शन 100 बार चेंज करता है, 1 सेकंड के अंदर 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव। रियल लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं भाई। अब देख लो, ये तो सबने दे रखा होगा भाई, डीसी सोर्स ऐसा बनाया जाता है, प्लस माइनस, एसी सोर्स ऐसा बनाया जाता है ना। ये डिजाइन क्यों बनाई है? देखो ये डिजाइन ही अपने आप में बता रही है कि ये करंट पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, ये डिजाइन ही बता रही है कि ये ऑल्टरनेटिंग है, ये एसी का सोर्स होगा, ये डीसी का सोर्स होगा। सर क्या डिफरेंस है? डायग्राम है, कुछ भी बनाओ, मेरे को तो करंट निकालना है ना बेटा, ना 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 बेटा। यहां से आप करंट अगर एक बार ऐसे निकाल दिए, एक बार करंट ऐसे निकाल दिए तो करंट हमेशा ऐसे ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। बेटा यहाँ पे सुनो, यहाँ पे सुनो, यहाँ से करंट आपने ऐसे अगर बना दिया तो क्या सर गलत हो गया? नहीं बेटा गलत नहीं है, सही हो आप, सही हो, गलत नहीं हो। आपने मान लो यहाँ पे करंट को एक दिशा में बना दिया भाई, यहाँ तो दिशा चेंज होनी है करंट की दिशा चेंज। अगर आपने करंट ऐसे बना दिया तो आप गलत नहीं हो बेटा, आप गलत नहीं हो। आपने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फोटो खींची है और वो करंट बताएगा। अगर अगले सेकंड पे फोटो खींचोगे तो करंट पीछे की दिशा में दिखेगा। करंट लगातार अपना डायरेक्शन बदलता रहता है। तो बेटा ये बना सकते हो, बट किसके लिए? फॉर एन इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट पे हो सकता हो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो, बट बेटा इसमें जो डायरेक्शन बनाया किसके लिए बना है? फॉर इटर्निटी। जब तक करंट बहेगा तब तक करंट ऐसे ही बनेगा, ओ जब तक है जहां जाने जहां करंट इधर जाएगा। यहां पे खेल अलग है। क्या मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की कहानी में कभी डायरेक्शन नहीं बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा बेटा, मैं बनाऊंगा इंस्टेंटेनियस करंट का डायरेक्शन। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में ऐसा डायरेक्शन मान के पूरा सवाल सॉल्व कर दूंगा, बट उसके जस्ट नेक्स्ट सेकंड पे सारी कहानी बदल सकती है, करंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? मैं बनाऊंगा करंट का डायरेक्शन, बट वो किसी एक इंस्टेंट पे होगा, किसी एक सेकंड पे होगा। मैं किसी एक सेकंड पे पूरे सर्किट की फोटो खींचूंगा, उस सेकंड में मुझे लगा कि करंट इस तरफ जा रहा है तो मैं इस तरफ बना दूंगा, बट करंट का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा। क्लियर? क्लियर एकदम, पक्के से क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर, एकदम सही से क्लियर हुई है बात। एक बच्चा क्या फील दो सकता है, इसका फील एसी जनरेटर में था, इसका फील एसी जनरेटर में था, हमने करंट की इक्वेशन निकाली थी, I नॉट साइन ओमेगा टी, उसका ग्राफ बनाया था। करंट एक बार पॉजिटिव आ रहा था, एक बार नेगेटिव आ रहा था। इसका और फील चाहिए, इसका और फील चाहिए तो आप YouTube पे मेरा क्लास 10th का एक छोटा सा वीडियो देख लो, दैट इज एसी जनरेटर बाय फिजिक्स। क्लास 10 का, आपको समझ में आ जाएगा करंट का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है। कोरा में लोग हजारों चीजें देखते हैं करंट डायरेक्शन, इसमें बड़ी बेटर, इसमें ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, बड़ा ये मुद्दा बहुत बड़ा है भाई, इस पे बहुत डिबेट होता है कि डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ है, और इसको कोई क्लास 10 की फिजिक्स किताब लेके नहीं पता। दिक्कत क्या है ना, आजकल सबको बनना है साइंटिस्ट, सबको बनना है साइंटिस्ट ना। मेरे को एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना है और मेरे को टाइम ट्रैवल पता करना है। आपको पता है डार्क में टाइम ट्रैवल हुआ, वहां से यहाँ ये होता है, वो होता है, पैराडॉक्स होता है ना, फलानी चीज है, रॉकेट ऐसे जाता है, सब इसके बारे में बात करेंगे। और उन्हीं से भी पूछ लो, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, बोलेंगे ये क्या बात हुई, ये कौन सी फिजिक्स हुई? तो बेटा बेसिक से चलना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना है। क्लास 10 की बेसिक एसी जनरेटर में करंट डायरेक्शन देखना, आपको क्लियर हो जाएगा इस सेकंड में कि ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन कैसे बदलता है। लोग बड़ी डिबेट करते हैं डायरेक्शन कैसे चेंज हो सकता है। क्लास 10 का एसी जनरेटर कोई हल्का सा भी पढ़ लेना, आधा घंटा देख तो उसको समझ में आ जाए। मैंने देखा आजकल बहुत ज्यादा, सर मैंने एक डिवाइस बनाई है टाइम ट्रैवल, अभी पूछ लो उनसे, ठीक है आपने डिवाइस बनाई है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर रोटेटिंग अबाउट, ऑफ अ होलो स्फीयर रोटेटिंग अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, तो वही बोल गया। मतलब ये क्या बात हुई, तो हमें नहीं आता है, तो बेसिक से चलना पड़ता है बेटा, करंट डायरेक्शन चेंज हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं। अगर सच में आपको लाइफ में बहुत बड़ा मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट बनना है, बेटा बेसिक से चलना पड़ेगा आपको, है ना। फालतू की बातें करके कुछ नहीं होगा कि मैंने ये पढ़ लिया, रॉकेट साइंस पढ़ लिया, मैंने ये पूरा स्पेस टाइम पढ़ रहा हूं, कंटीन्यूअम समझ रहा हूं, सब बेवकूफी है। आ जाओ, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आई एवरेज और आई बार और आई ऐसे ऐसे, बेटा ये भी एवरेज का सिंबल है, ठीक है। आज से चीज को फील कर लो, ये भी एवरेज का सिंबल है, ये भी आई बार एवरेज और आई ऐसे कुछ में बन इज आल्सो आई एवरेज। ये आई एवरेज का सिंबल, आई एवरेज का सिंबल, आई एवरेज का सिंबल। हम बात कर रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है, इसमें बात करते हैं बेटा। देखो यार, करंट की अगर हम बात करें तो डीसी में जनरली करंट कांस्टेंट था, जनरली जितनी मेरे करते थे, बैटरी लगी होती थी 12-10 वोल्ट की, है ना, 20 वोल्ट की, रेजिस्टर लगा होता, करंट निकलता था, कांस्टेंट होता था। तो वहां तो एवरेज करंट वही होगा जो कांस्टेंट करंट है जनरली। बात समझो, एक नया डिस्कशन होने जा रहा है एवरेज करंट पे आज। एवरेज करंट क्या होता है? तो जब हम डीसी में सारा खेल खेल रहे थे तो भाई बैटरी लगी 10 वोल्ट की, 12 वोल्ट की, करंट बह रहा है, सिंपल सी कहानी थी। जो करंट बह रहा है वही एवरेज हो जाता था। अच्छा,
पर एवरेज करंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डीसी में पढ़ाया था। चलो देखता हूं कितने लोगों को याद है। क्या आपको ये याद है कि आई इंस्टेंटेनियस बच्चा, आई इंस्टेंटेनियस कितना था, dq बाई dt। मेरे ख्याल से कभी बच्चों को ये बात तो याद होगी, आई इंस्टेंटेनियस dq बाई dt ये था। बच्चों को याद होगी भाई। मैं कह रहा हूं डीसी में ना अपन मतलब बैटरी वाले जितने भी सवाल करते थे जल्दी वेरिएबल करंट जल्दी नहीं आता था। मैक्सिमम टाइम में बैटरी लगी 12 वोल्ट की रेजिस्टेंस लगा 6 ओम का करंट आ गया 2 एम्पीयर, उसी से खेल लेते थे सर। बट फिर भी मैंने आपको वहां पे इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। और अगर आपको याद हो तो आई एवरेज कितना होगा बेटा, आई एवरेज कितना होगा बेटा, आई एवरेज बता दो, मजा आ जाएगा, दिल खुश कर दो। गुलाब जामुन खिलाऊंगा सबको, और जिसको रसगुल्ला पसंद है उसको रसगुल्ला खिलाऊंगा, दोनों अलग-अलग चीज होती है। एंड आई हेट पीपल हु मिक्स गुलाब जामुन विद रसगुल्ला, एक ही चीज तो है, अलग-अलग होता है। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, बहुत बढ़िया बेटा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आई एवरेज, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आई एवरेज। यहीं से आई एवरेज का फॉर्मूला मैं बताऊंगा, कहीं इधर रॉकेट साइंस लेके आऊंगा, इसी फॉर्मूले से मैं आपको आई एवरेज का फॉर्मूला बताऊंगा। आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा अब सुनो, अब सुनो, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं dq इज इक्वल्स टू आई डी टी? बिल्कुल बोल सकते हैं। dq इज इक्वल्स टू आई डी टी, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर। dq इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, क्लियर, बहुत बढ़िया। मान लो मैं कहता हूं इंटीग्रेट किया मैंने टाइम t1 से टाइम t2 तक, और मान लेते हैं चार्ज q1 से चार्ज q2 तक। मैंने इंटीग्रेट कर दिया टाइम t1 से टाइम t2 तक, चार्ज q1 से चार्ज q2 तक। अच्छा बेटा dq का इंटीग्रेशन मेरे ख्याल से तो q होगा। कहां से कहां जाना है? q1 से q2 जाना है। और बेटा इसका इंटीग्रेशन आई dt को आई dt रहने दो, करंट हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे, t1 से t2 तक, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा बेटा यहां पे आएगा q2 माइनस q1, क्या आएगा, क्या आएगा, q2 माइनस q1। तो q2 माइनस q1 को क्या मैं डेल्टा q लिख सकता हूं? क्या डेल्टा q की वैल्यू आई dt फ्रॉम t1 टू t2 आ गई है? एक बच्चा पूछा है y इंटीग्रेशन, बेटा डेल्टा q चाहिए मुझे, मुझे dq से मेरा पेट नहीं भरा, मेरे को डेल्टा q एवरेज करने निकालना है, बड़े इंटरवल, मेरे को डेल्टा q चाहिए। तो मैंने कहा dq इज इक्वल्स टू आई dt, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, q1 से q2, t1 से t2। ये भाई इंटीग्रेट हुआ q1 से q2, पहले q2 रखोगे माइनस q1 डेल्टा q, और डेल्टा q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई dt t1 से t2। एक बार में समझो, ये मत कहना रिपीट रिपीट, अभी समझ लो अच्छे से। मैंने कहा कि मुझे इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, दैट इज dq बाई dt, दुनिया जानती है। मैंने कहा एवरेज करंट चाहिए, दैट इज डेल्टा q बाई डेल्टा t। अब डेल्टा q कैसे निकलेगा? मैंने कहा dq इज इक्वल्स टू आई dt और इंटीग्रेट कर दिया। मैंने कहा मान लेते हैं चार्ज q1 से q2 तक ग्रो किया और टाइम t1 से t2 तक गए, तो भाई dq का इंटीग्रेशन q हो गया, ये हो जाएगा q2 माइनस q1, इसको मैंने डेल्टा q बोल दिया भाई, पहले q2 फिर माइनस q1 डेल्टा q, और यहां इंटीग्रेशन आई dt t1 से t2। जरा ध्यान से देखो बेटा, क्या मैं अब आई एवरेज को डेल्टा q की जगह इंटीग्रेशन आई dt फ्रॉम t1 टू t2, और बेटा नीचे डेल्टा t लिखा है, नीचे बेटा डेल्टा t लिखा है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक मिनट, आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। हाँ, क्या मैं आई एवरेज थोड़ा नीचे, क्या मैं आई एवरेज को डेल्टा q की जगह इंटीग्रल आई dt फ्रॉम t1 टू t2 डिवाइडेड बाय, बेटा डेल्टा t क्या हुआ, t1 से t2 में डेल्टा t क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। बेटा दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज करंट व्हेन करंट डिपेंड्स अपॉन टाइम। इंटीग्रल आई dt अपॉन t2 माइनस t1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में एवरेज करंट समझने के लिए और आरएमएस करंट समझने के लिए। इसको ध्यान से देख लो, ध्यान से। ये नहीं आ रहा, क्या हुआ, फिजिक्स नहीं आ रही है, रट लो। अगर आपको अब फिजिक्स में कुछ और फिजिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है, सिंपल एकदम फिजिक्स लगाइए, एकदम बेसिक्स। I इज इक्वल्स टू dq बाई dt एंड एवरेज करंट इज डेल्टा q बाई डेल्टा t। dq इज इक्वल्स टू आई dt, इंटीग्रेट मार दिया दोनों तरफ, भाई ये हो गया डेल्टा q। आई dt का इंटीग्रेशन t1 से t2, सिंपल। आई एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा q की जगह इंटीग्रेशन आई dt t1 से t2, और नीचे डेल्टा t की जगह t2 माइनस t1। भाई डेल्टा t क्या है, t1 से t2 तक गए, हल भाई। फिर भी मैं आपको बताऊंगा इसका एक और तरीका, याद रखना जरूरी है बेटा। आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई dt t1 से लेके t2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सुनो, अब सुनो, इस चीज को याद रखेंगे और एक चीज और समझते हैं, इस चीज को याद रखेंगे और एक चीज और समझते हैं। सभी को विजिबल है यहां तक बोर्ड पे? हाँ भाई विजिबल है। एक चीज बेटा, मान लो कोई भी एक वेरिएबल है जो टाइम डिपेंडेंट है, कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल जो टाइम डिपेंडेंट है। मान लो y कोई वेरिएबल है व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, है ना, व्हिच इज फंक्शन ऑफ टाइम। y कोई वेरिएबल है जो टाइम पे डिपेंड करता है। बेटा अगर y की मुझे एवरेज वैल्यू चाहिए होगी तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल y dt फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1। ये बातें पकड़ लो, ये बातें पकड़ लो, ये बातें पकड़ लो। अगर y एक वेरिएबल है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है और मुझे y की एवरेज वैल्यू चाहिए, सो y dt t1 से t2 अपॉन t2 माइनस t1। करंट वेरिएबल है क्या? हाँ बेटा, मान ले कि करंट वेरिएबल हो सवाल टफ हो बेटा, वेरिएबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से आई बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ऊपर t2 माइनस t1, नीचे t2 माइनस t1 कैंसिल हो गया, करंट एवरेज वही आ गया जो कांस्टेंट था। ये फॉर्मूला कांस्टेंट करंट में लगेगा, वेरिएबल करंट में लगेगा। मान लो कांस्टेंट करंट है तो भाई वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, फिर t2 माइनस t1 ऊपर भी, t2 माइनस t1 नीचे भी, कैंसिल, करंट आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है, क्लियर। कोई भी वेरिएबल बेटा अगर टाइम पे डिपेंड करता है तो उसकी एवरेज वैल्यू इंटीग्रल y dt t1 से t2 अपॉन t2 माइनस t1। कोई भी वेरिएबल, मान लो यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ है, और बेटा ये ईएमएफ हमने क्या दिया, मान लो टाइम पे डिपेंड करता है, E इज इक्वल्स टू सपोज कुछ भी, E इज इक्वल्स टू E नॉट sin ओमेगा t ऐसा लिखा है। ये ईएमएफ टाइम पे, यानी ईएमएफ टाइम डिपेंडेंट है, ईएमएफ टाइम। मैंने कहा बेटा मुझे एवरेज ईएमएफ चाहिए, तो एवरेज कैसे निकलेगा, इंटीग्रल E dt फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1। कोई भी चीज अगर टाइम डिपेंडेंट हो, मान लो हमारे पास हमारे पास कोई वेरिएबल x है,
x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3 अपॉन t स्क्वायर x टाइम डिपेंडेंट है। मैंने कहा मुझे x की एवरेज वैल्यू चाहिए, तो बेटा एवरेज वैल्यू होगी इंटीग्रल x dt फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1। क्लियर? अब तो क्लियर हो गया होगा भाई। अरे अरे इससे ज्यादा कौन हलवा खिलाएगा भाई। अब क्लियर है? कोई भी चीज अगर टाइम पे डिपेंडेंट हो, कोई भी चीज अगर टाइम पे डिपेंडेंट हो, उसकी एवरेज वैल्यू चाहिए हो, सो इंटीग्रल वो चीज dt t1 से t2 अपॉन t2 माइनस t1 इंटीग्रल i dt t1 से t2 माइनस t1। अच्छा बेटा चलो सवाल करते हैं। इफ i इज इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 2t फाइंड i एवरेज इन 2 सेकंड्स। चलो फाइंड i एवरेज इन 2 सेकंड्स। फाइंड i एवरेज, क्लियर है तो भाई करके दिखा ना। फाइंड i एवरेज इन 2 सेकंड्स, उड़ा के दिखा इसको जल्दी से। अभी ऐसे ही चैट से परेशान होके एक बहुत फेमस टीचर ने लाइव क्लास के अंदर गाली गलौज कर डाली और बच्चों को बहुत ही गंदी गंदी गाली दे डाली। सर क्या बोल रहे हो, ऐसी बातें मत करो चीची। नहीं सर, सर हम लोग तो बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आगे सितारे, बच्चे मन के सच्चे। देखो हुआ कुछ नहीं है, जनरेशन बच्चे बदमाश ज्यादा हो गए, एक्सपोजर ज्यादा, इंटरनेट ज्यादा मिल गया है, तो बच्चे ही लास्ट में वो। हाँ हम लोग से ज्यादा तेज है ये, हम लोग ज्यादा शार्प है, हमारी जनरेशन ज्यादा तेज है। मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप लोग से, है ना। मैं तो सीधा इंसान हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गरीब इंसान, अकाउंट नंबर में आप जितने चाहे उतने पैसे डाल दे, है ना। अरे आओ यार सवाल करते हैं, ठीक है। बट आई रियली एक्सेप्ट एंड आई एम रियली प्राउड कि जनरेशन आ गई। कुछ चीजों में अच्छी, कुछ चीजों में खराब है, ऑफ कोर्स। इफ आई इज इक्वल टू, बट काफी इंप्रूव्ड है, बट इंप्रूव क्यों है ना, बिकॉज़ ऑफ एवोल्यूशन। इवोल्यूशन, जनरेशन बाय जनरेशन हम लोग हमेशा इवॉल्व होंगे और बेटर बनेंगे। बट आई विश कि हम लोग थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान दे पाएं, हम लोग एनिमल्स का ध्यान दे पाएं। मतलब बहुत ही हम लोग की चीजें बड़ी मतलब दया खत्म हो गई ना। फेसबुक पे 10 शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे लिखेंगे, बाहर जाके किसी कुत्ते को खाना नहीं खिलाएंगे ना, कुत्ते का फोटो खिंचवा लेते हैं। तो इस चीज में जनरेशन थोड़ी खराब है और मेरे से पहले जनरेशन ज्यादा अच्छी थी, हम लोग भी खास किए थे। इफ आई फाइंड एवरेज, चलो हम बकवास बंद करते हैं, जिस चीज का पैसा लिए हैं वो काम करें। आई एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेट आई dt अपॉन t2 माइनस t1, है ना। t2 मामा के बारे में जानते हैं क्या आप लोग? t2 हां आई dt बेटा टाइम क्या है 2 सेकंड। तो बेटा 2 सेकंड मतलब बेटा 2 सेकंड मतलब 2 सेकंड का मतलब 0 से लेकर 2 सेकंड, है ना। 0 से लेकर 2 सेकंड, तो हमारी लिमिट 0 से 2 हो जाएगी बेटा। आई की जगह 4t क्यूब प्लस 2t मल्टीप्लाइड बाय dt 0 से लेके 2 t2 माइनस 2 t1। चलो भाई आगे बढ़े। चलो 4t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4, ठीक है। बाय 4 तो बाहर आ जाएगा, t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4/4। 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 2 तो बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। कहां से कहां, 0 से लेके 2, 4 से 4 मर गया, 2 से 2 मर गया, नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, 2 लिखा हुआ है। t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर, t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर, 0 से लेके 2, नीचे लिखा है 2। बेटा t की पावर 4 की जगह पुट कर दो, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 2 4 माइनस t की जगह 0, t की जगह 0 0 आ जाएगा अपॉन 2, 16 4 20, 20 बटे 2, बेटा आंसर होगा 10। क्लियर है सभी को? अब फील हो गया, अभी फील हो गया है, अभी ये एक्सप्रेशन फील है। बेटा एक बात याद रखना, ये सिर्फ एवरेज करंट निकालने का तरीका नहीं है, ये कोई भी वो चीज एवरेज निकालने का तरीका है जो टाइम पे डिपेंडेंट हो। मेरे को एवरेज पावर चाहिए हो क्या, अरे सीखो भाई, ऐसी पढ़ रहे हैं अपन, फिर मजा क्या आएगा, रिजल्ट बने रहोगे, नहीं सीखेंगे नहीं, मजा क्या। मान लो एवरेज पावर निकालनी है, सवाल किसका होता है, एवरेज पावर का होता है ना बेटा। तो पावर भी टाइम पे डिपेंड करेगी, यहाँ पे पावर भी टाइम पे डिपेंड करेगी, है ना बेटा। मान लो हमसे बोलते हैं कि जो पावर है वो भी टाइम पे डिपेंड करेगी, है ना। पावर डिपेंड्स अपॉन टाइम, मान लो किसी तरह से पावर ऐसा समझ लो वेरिएबल है, ठीक है। पावर है, पावर क्या है, वेरिएबल है, और किस पे डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट। मिलेगा इसी में, ये सब अभी ऐसी पढ़ लो, नई चीजें आज तो भाई इंट्रोडक्शन है, आराम से एकदम पहली क्लास है। तो बेटा अगर मैं एवरेज पावर आपसे पूछूं, है ना, और पता है एवरेज पावर ऐसे लिखी हुई किताबों में, कंफ्यूज मत होना, एवरेज का सिंबल है। मैं एवरेज पावर आपसे बोलूं तो इंटीग्रल p dt t1 से t2 अपॉन t2 माइनस t। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है 2t का स्क्वायर कैसे होगा बेटा, इंटीग्रेशन t का जब इंटीग्रेट करोगे t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? इफ y इज अ फंक्शन ऑफ 1 अपॉन ft देन आल्सो बेटा दिस इज द सेम बेटा 1 अपॉन ft, ft 1 अपॉन ft है, चाहे ऊपर y फंक्शन नहीं समझेगा। अरे एक बच्चा कह रहा है सर, एक बच्चा कह रहा है y का फंक्शन 1 अपॉन ft का बेटा एक ही चीज है, सेम चीज है, सब कुछ नहीं होगा। क्लियर, नीचे ठीक होगा। चल नेक्स्ट सवाल देखो, एक्सक्लूसिव सवाल लेके आए, देखते हैं कौन हिलाएगा बैच में सबसे पहले इसको। लेट्स सी हु विल सॉल्व दिस फर्स्ट। फाइंड द एवरेज करंट, फाइंड द एवरेज करंट। इसको करने का सही तरीका जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका मैं नाम लूंगा। इसको करने का सही तरीका, पल्लवी ने सबसे पहले आंसर दिया, एरिया से करेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हां बच्चा कैसे किया जाए, एवरेज करंट पूछ गया साहब, ची 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 एवरेज करंट साहब कैसे निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकालें। आज नेक्स्ट पेज पे एवरेज करंट पूछा मेरे से, आई एवरेज। बेटा आई एवरेज क्या होगा, इंटीग्रल आई dt फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1, यही होगा। नया कॉन्सेप्ट सीखिए, पकड़ लो। अच्छा ठीक है सर, दिक्कत क्या है बेटा, इसमें आई की इक्वेशन नहीं है हमारे पास, यहाँ तो आई का ग्राफ है, आई की कोई इक्वेशन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है आई इज इक्वल्स टू क्या है। अगर हमें दिया होता आई इज इक्वल्स टू टी क्यू क्यू डी स्क्वायर, ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, क्या करें भाई साहब। अब आपको शायद ये बात बताओ कि बेटा इंटीग्रल आई dt क्या होता है, इंटीग्रल आई dt क्या होता है, एरिया अंडर आई टी कर्व होता है, एरिया अंडर आई टी कर्व। एक काम करते हैं, हम 0 से t तक रखते हैं अपनी लिमिट, तो हम ले लेते हैं 0 से लेके t, अपनी लिमिट हम ये ले लेते हैं। आप देखो सारा एकदम सेम कॉपी हुआ है, तो 0 से लेके t, सो आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई dt, लिमिट क्या रखी मैंने 0 से t, नीचे बेटा हो जाएगा t माइनस 0, नीचे भी आ जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रल आई dt 0 से t, बेटा ये है, ये एरिया जो है ना बेटा यही होता है इंटीग्रल आई dt। क्लियर? हाँ ये डीसी करंट हुआ, एकदम सही बात है, एकदम डीसी करंट, एकदम सही बात है, डीसी करंट है, पूरा पॉजिटिव है। एरिया तो मैंने कहा कि डीसी में एवरेज निकाली, मैंने कहा क्या, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो एवरेज करंट निकालना सिखा रहा हूं। अभी मैंने कहा कि एसी निकाल ले। एरिया अंडर आई टी कर्व इज इंटीग्रल आई डी। बेटा इंटीग्रल आई डी क्या होता है, एरिया अंडर आई टी कर्व। भाई इंटीग्रल वाई डीएक्स क्या होता है, चलो पढ़ ले, बैच में ऐसी चीजें देख चुके हैं पहले भी। इंटीग्रल वाई डीएक्स क्या होता है, इंटीग्रल वाई डीएक्स एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। तो बेटा ये एरिया निकाल लेंगे 0 से t तक के बीच का, 0 से t तक के बीच का एरिया निकाल लो, ये इंटीग्रल आई डी। बेटा एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रल आई dt 0 से t। बेटा एरिया कितना होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेटा हाफ बेस कितना हुआ इसका पूरा t, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, क्या इसकी हाइट 10 हो जाएगी, 10 2 5 10 कितना आया 5t। बहुत बढ़िया, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर हो गया 5t, नीचे हो गया t। अच्छा क्लियर सभी को,
10 5। अरे क्या बकवास कर रहे हो 15 15 टी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या? अरे तीनों हाय राम फूटी किस्मत कह रहे पूरे का तीनों का एरिया निकाल ले भाई तीनों का टाइम भी तो 3 रखेगा। अगर तुम तीनों का एरिया ले रहे हो लो फिर टाइम भी तो पूरा रखो भाई 0 से लेकर 3 रखो ना नीचे भी तो 3 होगा करके तो 5 ही आएगा तुम्हारा आंसर भी। तुम्हें मजा आ रहा है 3 का एरिया निकालो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। अरे निकालो 3 का मैं कहां मना कर रहा हूं तुम 10 का निकालो यहां पे 10 और बना लो सबका निकाल के 10 से डिवाइड करो 10 10 ऊपर नीचे कैंसिल करो मेरा क्या जा रहा है मैं कहां मना कर रहा हूं निकालो तीनों का एरिया कितना हो जाएगा 5 5 5 कितना हो गया 15। तुम किस टाइम तक चले गए तब तुम 0 से लेकर 3t तक चले गए हो तो यहां नीचे भी तो 3t लिखोगे ना। तुमने इंटीग्रेट 0 से लेकर 3t तक कर दिया है मैं 0 से t तक की बात कर रहा हूं जरा ध्यान दो तुम्हारी मर्जी है तुम करो 0 से 3t मुझे दिख गया भाई ये पूरी सिमेट्रिकल ग्राफ है आगे रेपिटेटिव ग्राफ है मैं क्यों भाई पूरे मुझे दिख गया इसका एवरेज इसका एवरेज इसका एवरेज एलिमेंट से 15 बाई 3 तुम्हारा आंसर भी 5 मेरा आंसर भी 5। क्लियर है? अरे टी नहीं आएगा टी कैंसिल हो जाएगा हाय राम ये 10th क्लास के बच्चे पता नहीं कैसे आ गए बैच में बेटा तुम तीनों को इंटीग्रेट करोगे करो मुझे दिक्कत नहीं है तुम ये एरिया ले लो ये एरिया ले लो ये एरिया ले लो 3 का एरिया ले लो मुझे दिक्कत नहीं है तुम टाइम 0 से लेकर 3t तक आ गए हो तुमने जो इंटीग्रेशन किया है वो 0 से 3t कर दिया है तो नीचे भी तो 3t - 0 होगा 3 का एरिया 15 होगा तो नीचे भी तो 3 होगा 3 5 जा 15। क्लियर? बहुत बढ़िया मजा आ गया कितने इंटेलिजेंट आप लोग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ स्पेशल टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट व्हिच वेरीज साइनोसॉइडली। अब हम एक नए तरह के अल्टरनेटिंग करंट की पढ़ाई करेंगे व्हिच वेरीज साइनोसॉइडली जो साइनोसॉइडल फंक्शन के हिसाब से वेरी करता है। क्लियर है? अब एक नए तरह के करंट के हिसाब से अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे जो साइनोसॉइडली वेरी करता है। मेरे को दिक्कत नहीं है इसका एरिया 5 5 5 है ना एरिया कैसे आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल होता है ना ट्रायंगल एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस हो गया इसका टी हाइट हो गया इसका 10 5 टी ठीक है इतने का एरिया निकाला इसका टाइम एरिया एक टाइम पीरियड। हाँ अब क्या है नाउ वी विल स्टडी अबाउट अ स्पेशल टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट व्हिच वेरीज साइनोसॉइडली ऐसा अल्टरनेटिंग करंट जो साइन के हिसाब से वेरी करे। ठीक कैसा होता है बेटा ये हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में ये I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। आइए बेटा साइनोसॉइडल जो साइन के कर्व को फॉलो करे साइनोसॉइडल इज समथिंग व्हिच फॉलोज साइन कर्व व्हिच फॉलोज साइन कर्व। वैसे cos कर्व को फॉलो करता है तो भी साइनोसॉइडल ही बोल देते हैं उसके लिए ये नहीं कि अलग से नाम लिख लेंगे cos कर्व को फॉलो करेगा तो भी हम साइनोसॉइडल बोलेंगे। अच्छा बेटा ये वाला ये देख रखा था हमने I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी यही बनेगा नहीं cosोसॉइडल नहीं बोलेंगे साइनोसॉइडल ही बोलते हैं उसको भी यही बनेगा साइनोसॉइडल लिख दिया फॉलो साइन कर्व साइन को फॉलो करे तो ये बनेगा बेटा इसका ग्राफ है ना I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी है ना I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा इसमें I क्या है इसमें I क्या है बेटा इंस्टेंटेनियस करंट है किसी टाइम t पर I नॉट क्या है I नॉट पीक करंट है या मैक्सिमम करंट है ना ये I नॉट मैक्सिमम करंट ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई f के f क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। क्लियर है? f क्या होती है फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अभी भी पिछला सवाल कई बच्चों को नहीं आया है हे राम बेटा आप टाइम डिफाइन करोगे कि नहीं इसमें ये बताओ। मैंने टाइम डिफाइन कर लिया मैंने कहा मैं 0 से लेके t तक चलूंगा क्योंकि उसके बाद मुझको सिमेट्री दिखाई पड़ रही है तो मैं किसी एक टाइम का निकाल लूंगा उसके बाद सिमेट्री दिख रही है मुझको तो मैं इस टाइम का एवरेज करंट निकाल लेता हूं वही आगे भी एवरेज रहेगा सेम चीज तो मैंने कहा 0 से t चलते हैं सो I एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल I dt 0 से लेके t नीचे बेटा t - 0 सही। अब बेटा इंटीग्रल I dt क्या होता है इट इज द एरिया अंडर I t कर्व एरिया अंडर बेटा ये I है ये t इसके अंदर जितना एरिया होता है ये इंटीग्रल I dt होता है बेटा इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है इंटीग्रल y dx ये तो बेटा ये एरिया कितना हो जाएगा इंटीग्रल I dt 0 से लेके t ये एरिया कितना हो जाएगा 0 से t तक आना है सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पूरा मोमेंटम टूट जाता है ऐसे हाफ इंटू बेस कितना हुआ 0 से t t हाइट कितनी हुई 10 2 5 जा 10 5t आ गया ऊपर 5t नीचे क्या है t से t मर गया बेटा 5 आया। क्लियर? जो 3 का करेगा उसका 15 आएगा एरिया पर वो 0 से 3t तक जा रहा होगा तो ऊपर 15 नीचे 3t तो 3 से कैंसिल। क्लियर? चलो आ जाओ बस नाउ वी विल स्टडी हां नेक्स्ट करंट I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा ये साइनोसॉइडल करंट है इसकी जो इक्वेशन है वो साइन पे डिपेंड करती है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें बेटा I नॉट क्या होता है हमारा पीक करंट होता है या मैक्सिमम करंट होता है ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम 2 पाई f भी कह सकते हैं f क्या होती है फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से आपको ईएमएफ भी मिल सकता है साइनोसॉइडल ईएमएफ E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी ये ईएमएफ हो गया। ठीक है ये भी हो सकता है यहां पे E नॉट हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ठीक है पढ़ चुके हम लोग ये सब ये हम लोग बेटा बहुत मिलने वाला है अपने सिलेबस में है ना हमारे 90 to 95% मान लो बल्कि 95% केसेस में हमको यही मिलेगा 95% केसेस में हमको यही मिलना ये वाला करेंगे है ना। चलो फॉर I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी फाइंड I एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल। क्या फाइंड करना है I एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल I एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल I एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल बेटा I एवरेज क्या होगा इंटीग्रल I dt इंटीग्रल I dt कहां से कहां कंप्लीट साइकिल बेटा कंप्लीट साइकिल क्या होगी ये देखो ये हुई कंप्लीट साइकिल ये दूसरी कंप्लीट साइकिल साइकिल समझते हैं। करंट क्या हुआ शुरुआत में t/4 पे पहुंचा मैक्सिमम वैल्यू पे भाई करंट क्या होता है एक पूरा जब चक्कर घूमता है कौन एसी जनरेटर का कोई पिछले लेक्चर में एसी जनरेटर पढ़ा था एसी जनरेटर कोई पूरा चक्कर घूमता है बेटा यहां तक हुआ 1/4 चक्कर टाइम कितना हुआ t/4 एक साइकिल का t/4 यहां पे पहुंचा पीक पे t/2 पे करंट 0 हुआ फिर 3t/4 पे करंट माइनस में मैक्सिमम हुआ और फिर t पे करंट फिर से 0 हुआ। कल बात की थी ना इसके बारे में कल ग्राफ भी बनाया था कल के लेक्चर में कहां थे आप गए थे कल पूरा किया था हमने ये करंट भाई t/4 पे मैक्सिमम पहुंचता है t/2 पे 0 हुआ 3t/4 पे नेगेटिव मैक्सिमम और t पे फिर से 0 ये साइन का कर्व मैंने बनाया था। ठीक अच्छा अब हमसे कहा है I एवरेज चाहिए फॉर कंप्लीट साइकिल तो सभी को शायद पता है ये बात सभी को शायद पता है कि I एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल मेरे ख्याल से सभी को पता है कितना आएगा 0 आएगा
सभी को पता है, आई एवरेज कितना आएगा, जीरो, सभी को पता है ना? क्योंकि दिख भी रहा है, देखो जितना पॉजिटिव हुआ उतना नेगेटिव हुआ, भाई जितनी प्लस में वैल्यू है उतनी माइनस में है, एवरेज क्या आ जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। पर इसी चीज को भाई हमें देखना पड़ेगा, इसी चीज को हमें प्रूफ करना पड़ेगा, इसका प्रूफ देखते हैं। डायग्राम से नहीं, डायग्राम से दिख तो रहा है कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो एक साइकिल में नेट जीरो। इसका प्रूफ देखते हैं अपने फॉर्मूले से, आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई dt फ्रॉम 0 टू t अपॉन t माइनस 0। बोलो सही है। कंप्लीट साइकिल का मतलब एक टाइम पीरियड, कंप्लीट साइकिल का मतलब वन टाइम पीरियड है, एक टाइम पीरियड की बात की, कंप्लीट साइकिल मतलब एक टाइम पीरियड की बात। तो 0 से t नीचे t माइनस 0। अच्छा आ जाओ, करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा t इंटू dt, 0 से लेके t अपॉन t। बेटा करंट आई नॉट तो कांस्टेंट है, पीक उसको बाहर निकाल लेते हैं, आई नॉट कांस्टेंट बाहर, साइन ओमेगा t 0 से लेके t और नीचे पे से t। अच्छा यानी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन चाहिए। बेटा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, आई नॉट बाहर है, माइनस कॉस ओमेगा टी, और भाई ओमेगा टी में से ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा से डिवाइड भी होगा बेटा, वहां डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन में, यहां डिफरेंशिएट करके डिवाइड करते हैं, है ना? कहां से कहां, 0 से लेके t, और नीचे क्या बेटा एक t है तो उसको भी लिख लिया मैंने। क्लियर है, आई नॉट बाई टी माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, 0 से t क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आई एवरेज आई नॉट बाई टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से लेके t तक जा रहे हैं। बेटा आई नॉट बाई टी, माइनस बाहर ले लें, माइनस को ले लिया बाहर, कॉस ओमेगा टी, बेटा ओमेगा की वैल्यू क्या आप लोग को पता है, इट इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, सो कॉस 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इनटू टी, 0 से लेके टी, माइनस आई नॉट बाई टी, अब वैल्यू रखते हैं कॉस 2 पाई बाई टी, और टी की जगह पहले टी रखेंगे इनटू टी, माइनस कॉस 2 पाई बाई टी, और फिर टी की जगह 0 रख देंगे। बेटा माइनस आई नॉट बाई टी, ये टी टी कैंसिल, कॉस 2 पाई, कॉस 360 डिग्री, कॉस 360 इज 1, माइनस बेटा ये हो जाएगा कॉस 0, होगा कि नहीं होगा, ये हो गया cos 2 पाई, और ये हो जाएगा cos 0। बेटा cos 2 पाई, cos 360 is 1, cos 0 is also 1, फाइनल आंसर इज 0। I average is equals to minus I naught by t, cos 360 is 1, cos 0 is 1, 1 minus 1। ठीक, so I bar for complete cycle, I bar for complete cycle is 0। क्लियर, क्लियर, किसको छोड़ दिया, ओमेगा को छोड़ दिया, ले लो यार ओमेगा को 0 जाना है, रखे रहो ओमेगा, रखे रहो ओमेगा। क्लियर, क्लियर है। एक कंप्लीट साइकिल में जब हम लोग जाएंगे तो एवरेज करंट कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। क्लियर है, dt बेटा इंटीग्रेट कर दिया ना, dt से हटा दिया, कंप्लीट साइकिल में हमारा करंट कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, ये हमें डायग्राम से भी दिखा है, ये हमें डायग्राम से दिख रहा है, एक कंप्लीट साइकिल में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो बेटा हम लोग अच्छा नहीं लगा यार, हमने कहा यार करंट की एवरेज वैल्यू क्या, किसी ने कहा 0, अब हमारे दिमाग में क्या चलेगा, करंट है ही नहीं। आपसे कोई बोल दे कि इस चीज की एवरेज वैल्यू 0 है तो चलिए आपके दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पे तो ये चीज है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो बेटा हमने ये किया कि हम कंप्लीट साइकिल की जगह हाफ साइकिल की बात करेंगे। हमने कंप्लीट साइकिल की बात की, एक टाइम पीरियड की बात की, 0 से लेके कैपिटल टी तक की बात की, हमने यहाँ पे 0 से कैपिटल टी लिमिट लगाई, इसके बाद मैथ्स है, इसके बाद बेटा मैथ है, इसके बाद आपको मैथ्स आनी चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए, देखा 0 है। अब हम बात करते हैं हाफ साइकिल के लिए। फॉर i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फाइंड आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। बेटा हम बात कर रहे हैं हाफ साइकिल की, हाफ साइकिल का मतलब 0 से लेके t बाई 2 तक। आई एवरेज इज इक्वल्स टू इंटीग्रल आई dt, 0 से लेके t बाई 2, नीचे t बाई 2 माइनस 0, वैल्यू रख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, 0 से लेके t बाई 2, नीचे क्या रहेगा, t बाई 2 रहेगा। बेटा आई नॉट फिर से कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t बाई 2 का 2 ऊपर भेज दो, t नीचे ही रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt फ्रॉम 0 टू t बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 आई नॉट बाई टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से लेके t बाई 2, इसे ओमेगा को भी बाहर कर लेते हैं, सो हो गया 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी, ओमेगा को बाहर कर लिया, 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी, माइनस को भी बाहर कर लो, कॉस ओमेगा टी 0 से लेके t बाई 2 माइनस 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी, ये सिर्फ मैथ चल रही है। आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी, सॉरी माइनस 2 आई नॉट बाई ओमेगा कैपिटल टी, ओमेगा कैपिटल टी कॉस ओमेगा टी 0 से लेके t बाई 2। अब फिर से माइनस 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी, कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी, 0 से लेके t बाई 2, माइनस 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह t बाई 2 रखा पहले, माइनस कॉस 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह 0 रखा। ये स्टेप समझ में आया, कुछ नहीं, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी डाल दिया, क्या किया हमने, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, माइनस 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी, ये टी कैंसिल, 2 कैंसिल, कॉस पाई, कॉस 180 माइनस कॉस 0। आई एवरेज हाफ साइकिल की बात हो रही है, माइनस 2 आई नॉट बाई ओमेगा टी, कॉस 180 कितना हो गया, माइनस 1, कॉस माइनस कॉस 0 कितना हो गया, 1, 1 1 बेटा 2 हो जाएगा। आई एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस प्लस 2, तो 2 आई नॉट इंटू 2 अपॉन ओमेगा को लिख लिया 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई आई नॉट। 2 बाई पाई आई नॉट, 2 बाई पाई आई नॉट। बेटा ये वैल्यू किसके लिए है, ये वैल्यू इस करंट के लिए है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बेटा ये आई एवरेज किसके लिए है, हाफ साइकिल के लिए है, हाफ साइकिल 2 बाई पाई आई नॉट, 2 बाई पाई आई नॉट। क्लियर है, बस इंटीग्रेट करना है इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन और कुछ नहीं। जब मेरे से कहा फुल साइकिल निकालो, मैंने कुछ नहीं किया, 0 से लेके t तक इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल।
कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से लेकर t तक इंटीग्रेट। जब मैंने कहा हाफ साइकिल के लिए निकालो, मैं 0 से t/2 इंटीग्रेट कर लिया, सिंपल, और कुछ नहीं। हाँ, फॉर i इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, I एवरेज इज 0 फॉर फुल साइकिल, i इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, I एवरेज इज 0 फॉर फुल साइकिल एंड I एवरेज इज 2/π I0 फॉर हाफ साइकिल। t/4 के लिए निकालते ही नहीं है, ऐसे तो t/4 के लिए निकाले, 3 तो निकालो, इंटीग्रेट करो, तो सवाल बन गया तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा होमवर्क बन गया कि t/4 के लिए इंटीग्रेट करके बताओ मुझे, ये तुम्हारा होमवर्क बन गया बेटा। 1/π आएगा, आधा आएगा, ये तुम्हारा होमवर्क बन गया, ये तुम्हारा होमवर्क बन गया है ना, ये तुम्हारा होमवर्क बन गया, खुद से निकाल के दिखाओ। इंटीग्रेशन तो चेंज करना है, होमवर्क। आप I एवरेज फाइंड करो 0 से लेकर t/4 के लिए, सिंपल, I एवरेज इंटीग्रल I dt 0 से लेकर t/4, नीचे t/4, आधा आएगा t/2 तक, क्योंकि आधा एरिया कवर करोगे आप। हाय हाय, सब एरिया तो खेल है, अच्छा सारा खेल एरिया करो, ये सेम आएगा, आधा भी सेम आएगा बेटा, ये दिस विल कम आउट टू बी सेम आंसर आएगा भाई। इसका जो एवरेज होगा भाई, तो इसका एवरेज होगा, पूरे का एवरेज सेम, जिसका एवरेज भाई इसका एवरेज है कि नहीं। अरे यार, एवरेज जो यहाँ का आएगा वो यहाँ का, यहाँ तक बढ़ा, यहाँ पे घटा, उसी वैल्यू से ट्राई करो। चलो होमवर्क में आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, चलो भटकते नहीं। I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, जो सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड आपको अल्टरनेटिंग करंट मिलने वाला है सिलेबस में, जो सबसे ज्यादा बार आपको अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा वो मिलेगा I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t। उसके बेटा जो एवरेज करंट होगा फुल साइकिल का वो 0 होगा, और जो हाफ साइकिल का होगा वो 2/π I0 होगा। बेटा इसकी एक वैल्यू ऐसे लिख देते हैं कई किताब में, I एवरेज 2/π I0, बेटा ये 2/π बन जाता है 0.637 I0, ठीक है ना। अच्छा, सेम कहानी मैंने बताई किसके लिए, सेम कहानी किसके लिए बताई, सेम कहानी मैंने बताई है वोल्टेज के लिए, ईएमएफ के लिए, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा t अगर है, सो V एवरेज कंप्लीट साइकिल का फिर से 0 होगा, V एवरेज हाफ साइकिल का 2/π V0 होगा। सेम जैसे करंट है वैसे ईएमएफ का भी बना सकते हैं आप, सिमिलरली फॉर V, सिमिलर चीज किसके लिए है, ईएमएफ के लिए, है ना। पे E भी लिखा हो सकता है, E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t, सेम चीज होगा, है ना, ये भी लिखा हो सकता है E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो पूरी साइकिल के लिए वो भी 0 और हाफ साइकिल के लिए 2/π V0। बेटा ये वैल्यू में याद रखनी है, 2/π V0, 2/π V0, 2/π V0, 2/π V0। जो हमारे घर में वोल्टेज आता है ना, घर पे जो अल्टरनेटिंग करंट आता है, उसकी एवरेज वैल्यू करीब होती है करीब 198 वोल्ट, करीब 198 वोल्ट के आसपास, जो घर पे हमारे एसी सप्लाई होती है, उसकी एवरेज वैल्यू करीब 198 वोल्ट के आसपास आती है फॉर हाफ साइकिल, कंप्लीट साइकिल की तो 0 होगी, क्लियर। 2/π I0 याद रखेंगे, 2/π। बेटा ये 2/π I0 किसके लिए है, क्या हमेशा एवरेज करंट की वैल्यू नहीं बेटा, इसके लिए क्या एवरेज करंट की वैल्यू नहीं, 220 नहीं बेटा, 220 उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, 220 जो बता रहे हो वो उसकी आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, एवरेज वैल्यू नहीं है। 220 आरएमएस वैल्यू, आगे देखते हैं, ठीक है। 311 बेटा उसकी पीक वैल्यू होती है, 311 उसकी पीक वैल्यू, हाँ 203 कह लो, 202 कह लो, करीब मैंने बताया 198, 200 मान लो अप्रॉक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, अच्छा हमें क्या पूछा था, क्या एवरेज करंट हमेशा 2/π I0 होगा, क्या एवरेज करंट हमेशा 2/π I0 होगा, नहीं। किस केस में होगा बेटा, जब I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा t हो, इस केस में, ठीक है, हमेशा में। या I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा t में भी, I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा t में भी सेम कहानी होगी, सेम स्टोरी फॉर I इज इक्वल टू I0 cos ओमेगा t। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बेटा व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, इसको बोलते हैं बेटा IRMS। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, IRMS, रूट मीन स्क्वायर। ये क्या होता है, देखो उल्टा चलेंगे, पहले करंट का स्क्वायर करो, पहले करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन, मीन मतलब एवरेज लो, और फिर उसके ऊपर रूट लगा दो, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। पहले करंट का स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर के बाद उसका मीन लो, और उसके बाद उसके ऊपर रूट लगा दो। क्या बोला मैंने, एक करके सबसे पहले क्या करो, करंट का, सबसे पहले करंट का स्क्वायर करो, उल्टा चलेंगे इधर से, स्क्वायर किया, फिर क्या करें, फिर उसका मीन ले लो, मीन ले लिया, फिर क्या करें, फिर रूट लगा दो, फिर क्या करो, रूट लगा दो। पहले करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन ले लो, और फिर उसके ऊपर रूट लगा दो। व्हाट इज IRMS, पहले करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन ले लो, और उसके बाद उसके ऊपर रूट लगा दो, क्लियर है। पहले करंट का स्क्वायर, फिर उसका मीन, उसके बाद उसके ऊपर रूट, इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, नाम है रूट मीन स्क्वायर, इसके अंदर रूट लगाया, ठीक। अच्छा, RMS वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। RMS वैल्यू इज आल्सो नोन एज इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। बेटा घर में जो अल्टरनेटिंग करंट आता है हम लोग बोलते हैं कितना है, 220 वोल्ट। 220 क्या है बेटा, उसकी RMS वैल्यू है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू है, उसकी वर्चुअल वैल्यू है। आप ऐसे समझ लो कि मान लो मेरे पास एक अल्टरनेटिंग करंट है, क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी हमेशा। और मेरे पास एक डायरेक्ट करंट है, क्या है, एक डायरेक्ट करंट है, मान लेते हैं उसकी वैल्यू कांस्टेंट, बैटरी का करंट है, एक बैटरी करंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, और एक अल्टरनेटिंग करंट है जिसकी वैल्यू चेंज है। बैटरी का कांस्टेंट करंट जो काम कर रहा होगा, बैटरी का कांस्टेंट करंट जो काम कर रहा होगा, अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू वही काम कर देगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अल्टरनेटिंग करंट से डील नहीं करना चाहता, मैं आलसी इंसान है यार, अल्टरनेटिंग करंट वैल्यू चेंज हो रही है, मैं इसे डील नहीं करूंगा, है ना। तो कोई बच्चा आया था बहुत टफ है, मेरे को अल्टरनेटिंग करंट से डील करना नहीं आ रहा है, मेरे को कांस्टेंट करंट से खेल खेलना है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा बेटा तुमको वेरिएबल करंट से प्रॉब्लम है, मैं उससे कहूंगा हटाओ तुम ये वैल्यू ले लो और कांस्टेंट लेके खेलो खेल। अगर आप एसी सोर्स की जगह, अगर आप एसी सोर्स की जगह एक डीसी सोर्स लगाना चाहते हो और चाहते हो कि सारी कहानी सेम है, तो आप एक कांस्टेंट करंट का इस्तेमाल कर सकते हो, IRMS। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू। याद हुआ, समझ में आया बेटा। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बेटा कहां से आ रहा है, गैस वेलोसिटी टॉपिक है, क्लियर हुआ। डीसी इक्विवेलेंट, इसका डीसी इक्विवेलेंट, इसका एक कांस्टेंट करंट इक्विवेलेंट,
एक कांस्टेंट करंट इक्विवेलेंट। मेरे से एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाँ, एक बच्चा क्या कर रहा है, वो एक रेजिस्टेंस में, चलो आगे बताते हैं। चलो पहले क्या यूज है, बाद में पहले आईआरएमएस क्या है, करंट का स्क्वायर करोगे आगे फिर बताएंगे, फिर उसका मीन ले लो और फिर उस पर रूट लगा दो, आगे फिर आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस करंट, वहां समझ। करंट का स्क्वायर करो, स्क्वायर के ऊपर मीन लगा दो और मीन का रूट ले लो। करंट का स्क्वायर किया, स्क्वायर के ऊपर मीन लगाया, मीन का रूट ले लिया, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। आ जाओ, फॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी फाइंड आई आर एम एस। इसके लिए आई आर एम एस निकालना है। आई आर एम एस क्या है, पहले करंट का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन ले लो और फिर उसके ऊपर रूट लगा दो, यही है। पहले करंट का स्क्वायर, फिर उसका मीन, फिर उसके ऊपर रूट लगा देंगे, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट लगा देंगे, ठीक है। अच्छा आइए इसको सॉल्व करते हैं, आई आर एम एस निकालते हैं। एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। सो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर का बार। अब आपको आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है बेटा, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है। जरा मुझे एक बात बताओ, आपको आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, ठीक है। आई स्क्वायर का एवरेज, जरा एक बात बताओ, क्या आई स्क्वायर भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल करेगा बेटा, ये भी टाइम पे डिपेंड करेगा। तो अगर मुझे आई स्क्वायर का एवरेज चाहिए तो क्या मैं लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt फ्रॉम t1 टू t2 अपॉन t2 माइनस t1। आई स्क्वायर भी क्या होगा, टाइम पे डिपेंडेंट होगा, आई टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो आई स्क्वायर भी टाइम पे डिपेंडेंट। मैंने कहा कोई भी चीज अगर टाइम पे डिपेंड कर रही है और उस चीज का आपको एवरेज चाहिए, कोई भी चीज आई हो, एक्स हो या आई स्क्वायर हो, आई स्क्वायर अगर टाइम पे डिपेंड कर रहा है और आपको आई स्क्वायर का एवरेज चाहिए तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt t1 से t2 अपॉन t2 माइनस t1। यानी आप क्या करोगे, अगर आपको इसका एवरेज चाहिए, पहले तो मैंने जानबूझ के दोनों तरफ स्क्वायर किया है, यानी आप क्या करोगे, आई स्क्वायर का एवरेज कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt, कहां से कहां चला जाए बेटा, इसमें कंप्लीट साइकिल चलेंगे। जब तक नहीं बताया जाए कहां से कहां चलना है इसी में, तो हमेशा कंप्लीट साइकिल की वैल्यू देना। आपसे मान लो एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द एवरेज करंट, व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ, तो आप कंप्लीट साइकिल की ही आंसर देना, जब तक ना पूछे कंप्लीट साइकिल का। तो हम एक काम करते हैं, 0 से लेके t और नीचे t माइनस 0। अच्छा आई स्क्वायर dt 0 से लेके t माइनस 0, ये आरएमएस का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक बेटा। आई का एवरेज नहीं, किसका एवरेज है, आई स्क्वायर का एवरेज। व्हाट इज आरएमएस, पहले स्क्वायर करो फिर मीन लो फिर रूट लगा दो, देखो लिखा मैंने, पहले करंट का स्क्वायर करो फिर मीन ले लो फिर रूट लगा दो, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, कहां है इसके साथ खेलेंगे, स्क्वायर कर लिया। आई स्क्वायर का एवरेज, मैंने कहा आई स्क्वायर भाई एक क्वांटिटी है, आई स्क्वायर एक क्वांटिटी है जो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर dt ऐसे। मैंने कहा 0 से t तक करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर dt 0 से लेके t नीचे t माइनस 0। आई स्क्वायर dt बेटा, आई की वैल्यू कितनी पड़ेगी, आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा dt 0 से लेके t, नीचे क्या लिखा है t हो जाएगा। अच्छा ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और नीचे क्या लिखा है t। अच्छा सो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 से लेके t, आई नॉट स्क्वायर को बाहर कर ले, आई नॉट तो कांस्टेंट है, आई नॉट तो कांस्टेंट बाहर कर लिया जाए, आई नॉट के स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, आई नॉट स्क्वायर t को भी बाहर ले लिया जाए, t इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से t। अब बेटा साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, मीन कहां गया बेटा, स्क्वायर कर लिया ना, मीन तो है ये मीन तो है, ये मीन निकालने का तरीका तो आई स्क्वायर dt, आई स्क्वायर dt मीन तो है दादा, कह रहा मीन कहां गया, अरे यार मीन तो किया, आई स्क्वायर का एवरेज ऐसे निकलता है, ये तो यहां बताया कि आई स्क्वायर का एवरेज ऐसे निकलेगा, आई स्क्वायर का मीन यही तो मीन होता है। हाँ अब बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, भाई ऐसे इंटीग्रेट करते हैं। अगर आपको पता हो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बेटा बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। तो बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ऐसे ही इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ पूरा मैथ्स है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने का तरीका यही है कि किस तरह से cos लिया जाए, मतलब स्क्वायर में इंटीग्रेट कर सकते हैं, साइन का फंक्शन हो cos का फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन होना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। तो cos टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिया है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2। तो इसकी जगह आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाय 2, 0 से लेके t। इस 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन, इस 2 को भी बाहर ले लिया जाए 2t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी dt। सही है, यहाँ पे dt का हो गया dt dt। अच्छा ये हो जाएगा बेटा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t और इंटीग्रेट किया जाए 1 dt का इंटीग्रेशन t माइनस cos 2 ओमेगा t, बेटा cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 2 ओमेगा से, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t बाय cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा है, पॉजिटिव में होता है, cos 2 ओमेगा t का sin 2 ओमेगा t, फिर इसको डिफरेंशिएट करके इससे डिवाइड करना पड़ता है, cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t, cos थीटा का sin थीटा पॉजिटिव में और फिर इसको डिफरेंशिएट करके इसे डिवाइड कर दिया, कहां से कहां 0 से लेके t, कितना आया आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। चलो वैल्यू रखी जाए, पहले t की जगह कैपिटल T माइनस sin 2 ओमेगा कैपिटल T अपॉन 2 ओमेगा, पहले ये वाली वैल्यू रखी कैपिटल T माइनस टी की जगह 0 रखेंगे, फिर तो टी की जगह 0 माइनस साइन 2 ओमेगा 0 अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है कितना हो गया आई नॉट स्क्वायर बाई 2t t माइनस साइन 2 ओमेगा की जगह क्या लिख दिया जाए 2 पाई बाई t इंटू टी, ओमेगा की जगह
2 पाई बाई टी इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा। और बेटा ये पूरा जीरो हो जाएगा, देखो ये तो जीरो है और ये साइन जीरो हो जाएगा, 2 ओमेगा इंटू जीरो, साइन जीरो इज जीरो, तो ये पूरा कट गया भाई, ये बचा मेरे पास, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या बचा आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, अंदर बचा टी माइनस 2 2 जा 4, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। व्हाट इज साइन 4 पाई, 360 का डबल 720, यानी साइन जीरो पे आ गए, साइन 4 पाई का मतलब जीरो, 2 पाई 4 पाई, जीरो 2 पाई एक चक्कर, 4 पाई दो चक्कर, यानी साइन जीरो। बेटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो मिला मेरे को आई नॉट स्क्वायर बाई 2t टी माइनस जीरो। बेटा टी टी कैंसिल हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी टी कैंसिल, आई आर एम एस का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई आर एम एस का स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट, कितना हो गया आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट। ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है सिर्फ और सिर्फ आई नॉट साइन ओमेगा टी वाले फंक्शन के लिए या आई नॉट कॉस ओमेगा टी वाले फंक्शन के लिए। क्लियर क्लियर, आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट 2। बेटा इसकी अगर वैल्यू देखो तो किताबों में देता है 0.707, कई किताबों में देता है पॉइंट ऐसे। आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए आई आर एम एस आई नॉट बाई रूट 2, और बेटा इसके लिए आई एवरेज हाफ साइकिल का जितना बड़ा उसको यहीं पे रिवाइज कर लो 2 बाई पाई आई नॉट, यही तो पढ़ा हमने दो चीजें। इसका डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, बोर्ड में बिल्कुल पूछ सकता है, किसी ने नहीं कहा बोर्ड में नहीं पूछ सकते, बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स नहीं पूछेगा इसका डेरिवेशन आपसे, बट वहां अच्छा सवाल बन सकता है, तो मैं बोल देगा भाई 0 से लेकर t बाई 3 तक इंटीग्रेट करो, वहां कुछ भी पूछ सकते हैं। सेम कहानी बेटा ईएमएफ के लिए हो जाएगी, अगर आपके पास e इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है या cos ओमेगा टी का फंक्शन है, तो वी आरएमएस आ जाएगा बेटा, और वी एवरेज फॉर हाफ साइकिल 2 बाई पाई वी नॉट, है ना। आई आरएमएस आई नॉट बाई रूट 2 एंड आई एवरेज 2 बाई पाई आई नॉट, वी आरएमएस वी नॉट बाई रूट 2, वी एवरेज 2 बाई पाई वी नॉट। अब जरा सुनो सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस करंट, चलो फिर समझाने की कोशिश करते हैं क्या सिग्निफिकेंस है आरएमएस करंट का, आराम से समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस करंट। पहले मैं समझा देता हूं, मान लो मैंने किसी बच्चे से कहा कि इस रेजिस्टेंस में एक एसी करंट कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। वो कहेगा सर कैसे निकालें, एसी तो करंट ही वेरिएबल, वरना मैं हीट प्रोड्यूस का एक्सप्रेशन लगा देता, आई स्क्वायर आर टी, किसी रेजिस्टेंस में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है क्या एक्सप्रेशन लगेगा आई स्क्वायर आर टी, तो कहेगा सर मैं लगा लेता बट आई तो वेरिएबल है, यहाँ आई तो चेंज हो रहा है, मैं क्या करूं। तो मैं उसको बोलूंगा बेटा तुम इस आई को छोड़ो, इसके चक्कर को छोड़ो, तुम बर्बाद हो जाओगे इसके चक्कर में, तुम ये आई आरएमएस लो रख के सॉल्व कर लो, आंसर सही आ जाएगा। तो उसको समझ में आया कि यार ये पूरा आई नॉट साइन ओमेगा टी का बवाल इंटीग्रेट करने से अच्छा है मैं आई आरएमएस से हीट प्रोड्यूस निकालूं। जिस तरह से बच्चा जब बैटरी का करंट से डील करता है, कांस्टेंट करंट से डील करता है, उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस क्या होती है आई स्क्वायर आर टी, सिंपल, बैटरी का करंट आई स्क्वायर आर टी सिंपल। बट एसी में दिक्कत है ना, यहाँ करंट वेरी कर रहा है, यहाँ हीट प्रोड्यूस क्या होगी आई स्क्वायर आर टी, और आई वेरी कर रहा है, बच्चा परेशान है क्या करें। तो हम उसे कहते हैं टेंशन मतलब कोई इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, तो ये आई आरएमएस से खेल खेल लो, मतलब आई आरएमएस इज अ कांस्टेंट इक्विवेलेंट ऑफ एसी करंट, आई आरएमएस इज अ कांस्टेंट इक्विवेलेंट ऑफ एसी करंट। मान लो मेरे घर में जो एसी सप्लाई हो रही है वो करंट ऐसा है, मेरे को कहीं किसी रजिस्टर में हीट निकालनी है, किसी रजिस्टर में हीट, मैं कौन सा करंट रखूं आई स्क्वायर आर टी में, रजिस्टर में हीट कैसे निकलती है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड हीट इन अ रजिस्टर, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड हीट इन अ रजिस्टर, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड हीट इन अ रजिस्टर, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड हीट इन अ रजिस्टर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा अब मेरे को टेंशन हो गया मैं कौन सा आई रखूं, ये वाला 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 कौन सा आई रखूं, आई तो चेंज होने लगा था आई स्क्वायर आर टी में हीट प्रोड्यूस में, बेटा करंट तो मेरा लगातार चेंज हो रहा है, मैं कौन से करंट से हीट निकालूं। तो इस दुविधा को सॉल्व किया आरएमएस करंट ने कि यार तुम भूल जाओ ये वेरिएबल करंट, ये लो आरएमएस करंट, इससे जो हीट निकालोगे वो सही आंसर आएगा, वही हीट निकलती है पूरा इंटीग्रेट वगैरह करते हो, वही हीट निकलेगी आरएमएस से। सो इट इज अ कांस्टेंट इक्विवेलेंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जरा इसको फील करते हैं इस बात को, इफ अ टाइम वेरिंग करंट I is equals to I naught sin omega t flows through a resistance R, find the heat generated in time t। एक टाइम वेरिंग करंट I is equals to I naught sin omega t flows through a resistance R, find the heat generated in time t। अच्छा ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, इसमें एक करंट आया I, मेरे को t टाइम में हीट निकालनी है, तो बेटा हीट क्या होगी I स्क्वायर R t। बट ये एक्सप्रेशन तो तब ट्रू होता इफ I is कांस्टेंट, अगर I कांस्टेंट होता तो ये ट्रू होता। अभी तो हमारा I कैसा है, अभी हमारा I कैसा है वेरिएबल, क्या करें आई वेरिएबल है तो क्या करें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dt टाइम में ना छोटी सी हीट निकालेंगे, dt टाइम में फिर छोटी सी हीट dt करंट चेंज हो रहा है ना, थोड़ी सी हीट निकाली dt में फिर dt में सारी हीट को इंटीग्रेट, ये तरीका है। सो अगर मेरे पास वेरिएबल करंट है, अगर मेरे पास आई वेरिएबल है, तो ऐसा नहीं कि मैं हीट नहीं निकाल सकता, फिजिक्स रोक नहीं लगी मुझको, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस R है करंट आई वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस फाइंड हीट जनरेटेड इन टाइम dt, कोई दिक्कत नहीं, करंट वेरिएबल तो dt टाइम का खेल खेल लो, छोटी सी हीट जनरेट होगी dh is equals to I square R dt, भाई इतने टाइम के लिए तो करंट कांस्टेंट ही होगा dt टाइम के लिए। टोटल हीट चाहिए इंटीग्रेट कर लो, टोटल हीट चाहिए इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट कर लिया भाई, टोटल हीट चाहिए इंटीग्रेट कर लिया, कहां से कहां, मान लो 0 से t, भाई t टाइम तक चाहिए थे मेरे को, 0 से लेके t टाइम तक चाहिए ना, फाइंड द हीट जनरेटेड इन टाइम t। आप समझो ऐसा ये नहीं लगा सकते, क्या ये लगा सकते हैं I square R t, क्या ये लगा सकते हैं, नहीं एवरेज नहीं लगा बेटा, एवरेज वैल्यू नहीं लगाती, क्या इस वैल्यू से हीट आ सकती है, नहीं आ सकती बेटा, क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट वेरिएबल है। तो अगर करंट वेरिएबल है तो हीट जनरेटेड कैसे निकालें, तो मैंने कहा एक काम करते हैं कि dt टाइम की हीट निकाल लेते हैं यार। अब dt टाइम के लिए तो करंट कांस्टेंट होगा ना, इतने छोटे से टाइम में छोटी सी हीट dh, छोटी सी हीट dh I स्क्वायर dt, मैंने कहा टोटल हीट चाहिए इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां चाहिए 0 से लेकर t तक, dh का इंटीग्रेशन h, बेटा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, r को किया बाहर, इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt 0 से लेकर t।
मिल गई अपने को हीट। H इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt 0 से लेके t। अब करंट क्या है? करंट है बेटा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट वेरिएबल है I इज इक्वल्स टू। तो अब हीट कैसे निकलेगी? इज इक्वल्स टू R करंट की जगह आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt 0 से t। एक ये तरीका है जो कि काफी लेंदी है, एक ये मेथड है विच इज वेरी लेंदी। अब यहां जाओ इंटीग्रेशन करो, दिस इज वेरी लेंदी मेथड, ये बहुत लंबा मेथड है, तो हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, हम मेथड 2 को फॉलो करेंगे। वो क्या है जरा देखो, मेथड 2 क्या है बेटा? यही h इज इक्वल्स टू r। अब सुनना मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर dt 0 से t, इसको मैं t से डिवाइड कर लूं और t से मल्टीप्लाई कर लूं, कोई दिक्कत? इसको मैं t से डिवाइड कर लूं और t से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? क्या ये आई स्क्वायर का एवरेज है? क्या ये चीज आई स्क्वायर का एवरेज है? क्या ये आई स्क्वायर का एवरेज है? आई का नहीं, क्या ये आई स्क्वायर का एवरेज? ध्यान देखो, आई स्क्वायर dt 0 से t और नीचे t माइनस 0, क्या ये आई स्क्वायर का एवरेज है? क्या मैं आगे इसको ऐसे लिख सकता हूं, h इज इक्वल्स टू r इनटू आई स्क्वायर का एवरेज इनटू t, h इज इक्वल्स टू r इनटू आई। बेटा आई स्क्वायर का एवरेज ही तो आई आरएमएस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आई स्क्वायर का एवरेज क्या आई आरएमएस के स्क्वायर के बराबर होगा? आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर का एवरेज अंडर रूट, ये तो है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आई आरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर का एवरेज। सोचो सोचो, आराम से सोचो, समझ लो आराम से सोचो, मैं बैठ गया, सोचो सोचो। देखो एक तरीका तो ये था, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी रख के पूरा इंटीग्रेट करना, वेरी लेंदी मेथड। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका क्या है कि मैं आई स्क्वायर dt को t से डिवाइड करके t से मल्टीप्लाई कर दूं। तो बेटा ये चीज देखो ध्यान से, आई स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 0 से t, आई स्क्वायर dt इंटीग्रेशन 0 से t, नीचे भी t, ये तो आई स्क्वायर का एवरेज लग रहा है। यहां देखो आई आरएमएस क्या है? आई स्क्वायर के एवरेज का रूट, दोनों तरफ स्क्वायर, आई आरएमएस का स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर का एवरेज, यानी आई स्क्वायर का एवरेज का स्क्वायर, आई स्क्वायर का एवरेज क्या है? आई आरएमएस का स्क्वायर। अब यार आप हीट निकाल सकते हो, आपने देखा कि आप हीट निकाल सकते हो सीधा आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू r इनटू t। क्या ये आई आरएमएस का स्क्वायर बिहेव कर रहा है लाइक अ कांस्टेंट करंट, जिससे आप सीधा हीट निकाल सकते हो? क्लियर है? क्लियर? आपको कोई जरूरत नहीं है इस इंटीग्रेशन की, देयर इज नो नीड फॉर दिस मेथड, बहुत लेंदी हो जाता। तो यही बेटा आई आरएमएस का सिग्निफिकेंस है, यही आई आरएमएस सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस करंट यही है। अगर आपको किसी रेजिस्टेंस के थ्रू हीट जनरेटेड निकालनी है फॉर एसी करंट, फॉर टाइम वैरिंग करंट, तो भाई आई स्क्वायर आरटी नहीं लगा सकते, इफ आई इज कांस्टेंट लगा सकते हैं, और करंट यहां चेंज हो रहा है तो हमने कहा भाई dt टाइम की हीट निकालते हैं छोटे छोटे करके, चेंजिंग करंट वेरिएबल केस में तो ये करते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किया 0 से t, हमने कहा बाहर लिया, फिर r बाहर लिया, हमने कहा i स्क्वायर की जगह i नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब एक तरीका ये, दूसरे तरीके मैंने इसको t से डिवाइड t से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? i स्क्वायर का एवरेज इनटू t, i स्क्वायर का एवरेज i आरएमएस के स्क्वायर बराबर। अब देखो i स्क्वायर rt सीधा सॉल्व हो गया, i स्क्वायर rt सीधा सॉल्व हो गया, बस i स्क्वायर में क्या रखना है? आरएमएस का स्क्वायर। ये वो इक्विवेलेंट करंट है, कांस्टेंट करंट है, जिसको रख के वही हीट प्रोड्यूस निकल सकती है जो पूरा इंटीग्रेट करके निकलती है। वहां से भी सेम आंसर आएगा, यहां से भी सेम आंसर आएगा। डिफाइन आरएमएस करंट और आरएमएस ईएमएफ, पढ़ते हैं इसको एक बार। It is defined as that value of a steady current or EMF that produces the same amount of heat in a given resistance as is produced by the given alternating current when applied to the same resistance for the same time. फिर से, it is defined as that value of a steady current, आप एक steady current चूज कर सकते हो, that produces the same amount of heat in a given resistance as is produced by the given alternating current. जितना alternating current produce करेगा उतना ही IRMS produce करेगा। ये resistor है, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आई आ रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस आर टाइम टी। बेटा इसमें से हीट निकालने का दो तरीका, पहला तरीका h इज इक्वल टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी 0 से लेके t, पहला तरीका ये है, आई स्क्वायर की जगह आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, फिर इंटीग्रेट करो 0 से t, ये पहला तरीका, ये आपका फर्स्ट मेथड। और दूसरा तरीका क्या है? h इज इक्वल टू आई आर एम एस का स्क्वायर आर डी टी। और बच्चों ये दोनों हीट सेम आएंगी, h1 एंड h2 विल बी सेम। अब पढ़ो फिर से डेफिनेशन, अब डेफिनेशन पढ़ो। It is defined as that value of a steady current that produces the same amount of heat in a given resistance as is produced by the given alternating current when applied to the same resistance for the same time. Clear हुआ? Clear हुआ? Clear हुआ? भाई मैं कह रहा हूं इस रजिस्टर में आपको हीट निकालनी है, समझ के तो फायदा क्या है? इस रजिस्टर में हीट निकालनी है। भाई हीट कैसे निकालोगे इस रजिस्टर में? करंट कांस्टेंट तो है नहीं, वेरिएबल है तो हीट कैसे निकालोगे? इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी टी से निकालोगे, वेरिएबल है तो भाई, वेरिएबल है तो आई स्क्वायर आर टी लगा सकते हैं, स्क्वायर आर डी टी से। एक तो ये तरीका है जो कि बहुत लेंदी होगा, वेरी लेंदी मेथड, एक तो ये तरीका ये बहुत लेंदी हो जाएगा, आगे भी इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा। और दूसरा क्या बोल रहे हैं यार, ये सब नहीं करो, एक कांस्टेंट करंट है जिसका नाम है आईआरएमएस, वो रख दो, सेम आंसर आ जाएगा। और आईआरएमएस है कितना? आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू। चल, वी नो हाउसहोल्ड एसी वोल्टेज सप्लाई इज 220 वोल्ट, व्हाट इज दिस 220? पीक, एवरेज और आरएमएस। बेटा जब भी आपको ये ना बताए कि गिवन वैल्यू पीक है या एवरेज है या आरएमएस है, तो आप उसको हमेशा आरएमएस मान के चलोगे। आरएमएस देखो और समझाते हैं, आरएमएस और फील देते हैं। मान लो आपने एसी के रास्ते में, एसी करंट के रास्ते में वोल्टमीटर लगा दिया या एमीटर लगा दिया। एसी के रास्ते में एसी के एमीटर लगे होते हैं, हॉट वायर एमीटर होता है, उसका लगता है ये तुम्हारा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से खेल नहीं खेल सकते, तो वो जीरो वैल्यू दिखाता है, एवरेज वैल्यू दिखाता है। मान लो हमने एक हॉट वायर एमीटर लगा दिया और किसी ने एसी करंट मेजर करके बताया 5 एम्पीयर, तो बेटा ये डिवाइसेस क्या मेजर कर रही हैं? आरएमएस वैल्यू।
डिवाइसेस बेस्ड है किस पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो वो कौन सी वैल्यू निकाल के देती हैं, आरएमएस वैल्यू निकाल। तो ये 220 क्या होता है बेटा, दिस 220 वोल्ट इज आरएमएस वैल्यू। आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू। बेटा यहाँ पे आई नॉट कितना होगा, पीक करंट कितना होगा, आई आरएमएस इंटू रूट टू। अगर कोई पूछे अच्छा वी नॉट, यहाँ पोटेंशियल की बात किया, वोल्टेज। यहाँ पे कोई पूछे कि पीक वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से पूछे पीक वैल्यू कितनी, वी आरएमएस इंटू रूट टू, यानी 220 इंटू रूट टू, यानी 220 इंटू 1.414। बेटा ये नियरली आता है 311 वोल्ट। तो घर पे आने वाला वोल्टेज कितना है, 311 वोल्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 311 वोल्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मुझे एक बात बताओ, विच इज मोर डेंजरस, 220 एसी या 220 डीसी? विच इज मोर डेंजरस, 220 एसी या 220 डीसी? सोच के बताओ, विच इज मोर डेंजरस, 220 एसी या 220 डीसी? बेटा व्हाट इज 220 एसी, ये 220 कौन सी वैल्यू है, आरएमएस। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, 311। जो 220 एसी है वो 311 तक जा सकता है, पर जो 220 डीसी है वो हमेशा 220 रहेगा। अब बताओ कौन डेंजरस है, क्वेश्चन, विच इज मोर डेंजरस, 220 एसी और 220 वोल्ट डीसी? 220 वोल्ट एसी या 220 वोल्ट डीसी? बताएं। एसी बेटा, एसी। एसी क्यों, क्योंकि 220 वोल्ट एसी की पीक वैल्यू कितनी है, 311, और 220 वोल्ट डीसी की पीक वैल्यू 220 ही रहेगी। हैं, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ये ज्यादा डेंजरस होगा, ये ज्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, 311। ये 1 सेकंड में 100 बार 311 वोल्ट बनेगा, 1 सेकंड में 100 बार 311 जा सकता है मैक्सिमम तक। क्लियर हुई बात। डीसी तो कांस्टेंट 220 220 220 220 220, एसी कम ही हो रहा है, जीरो भी हो रहा है, बट जब आगे जा रहा है हायर में कहां चला जा रहा है, 311 तक चला जा रहा है। क्लियर हुआ। दिस इज मोर डेंजरस। भाई आपको अगर पता ना हो डीसी को सबसे ज्यादा अपोज किस लिए किया था एडिंगटन ने, डीसी का सॉरी एसी का सबसे बड़ा पोजीशन क्या मिला था निकोलस टेस्ला को, इसका रिस्क, इसका डेंजर, कि बहुत डेंजरस करंट है, और कितने तो लेबरों को मार दिया गया था सिर्फ इस पॉलिसी में, मतलब ये फैलाने के लिए कि एसी बहुत ही खतरनाक है, मतलब जानबूझ के कितने लेबरों को मारा गया था, उड़ा दिया गया था करंट से, ये दिखाने के लिए पूरी दुनिया को कि एसी करंट बहुत खतरनाक है, इसको बंद करो, और डीसी करंट चलाते हैं। ठीक है, किसने उड़ाया था, किसने किया, कौन खिलाफ था, कहानी पता है, एडिसन। ठीक है, तो एडिसन बहुत बड़ा बिजनेसमैन थे, तुमको नहीं पसंद था कि एसी करंट आएगा, उनसे उनकी पूरी फैक्ट्री बंद हो जाती, उनका बिजनेस बंद हो जाता, वो डीसी करंट के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और टेस्ला ने निकाला एसी। तो उन्होंने यही तो सबसे बड़ा र्यूमर फैलाया था कि बहुत डेंजरस करंट है भाई, इसकी पीक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, हमारे का इंसान मर जाएगा। तो इस तरह से र्यूमर फैलाए गए थे। आज की दुनिया में तो आपको पता है कि एसी हर जगह पहुंच गया है। क्लियर, एडिसन। सो दिस इज मोर डेंजरस बिकॉज़ इट हैज व्हाट, हाँ थॉमस एडिसन, हाँ बल्ब की डिस्कवरी वाले, उनकी डिस्कवरी भी कहा जाता है कि काफी थोड़े से प्लेगरिज्म बहुत उठाई गई है उनके वजह से। बहुत से इल्जाम है, हिस्ट्री किताबें आप पढ़ें कि अपने जूनियर्स की रिसर्च चुरा लेते थे, ऐसे पिछले कई साइंटिस्ट के इल्जाम है कि सारी रिसर्च जो भी करते थे वो क्रेडिट सारा अपना खुद ले लेते थे, ऐसा होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, कहानी सुनाएंगे फिर कभी, तो छोटी बात बताइए। द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। बेटा ये लिखिए आप, ये लिखना है आपको, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। चलो, द इलेक्ट्रिक मेन इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट, ये चाहिए हमें बेटा 220 वोल्ट। व्हाट इज दैट, वीआरएमएस इज 220 वोल्ट। आपको V नॉट चाहिए, V नॉट कितना होगा आपको पता है, वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या है, वीआरएमएस इज V नॉट बाई रूट टू, है कि यहाँ से V नॉट कितना हो जाएगा, वीआरएमएस रूट टू, वीआरएमएस इज 220 इंटू रूट टू। अभी इसकी वैल्यू बताई मैंने, करीब 311 वोल्ट, अभी मैंने वैल्यू बताई करीब 311 वोल्ट आएगी, अप्रॉक्स 311.08। ठीक, और क्या चाहिए भाई, V नॉट मिल गया, ओमेगा चाहिए बेटा, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई एफ, तो 2 पाई इंटू 50 कितना हो गया 100 पाई, खत्म। V इज इक्वल्स टू V नॉट 311 साइन 100 पाई इंटू टी। ये आपके घर में आने वाले वोल्टेज की इक्वेशन, जो आपके घर में वोल्टेज सप्लाई है, एसी मेंस की जो सप्लाई है उसकी ये इक्वेशन है। V इज इक्वल टू 311 साइन 100 पाई टी। बेटा ये हाउसहोल्ड करंट है हमारा, ये हमारा हाउसहोल्ड वोल्टेज है, ये हाउसहोल्ड सप्लाई है, जो भारत की हाउसहोल्ड सप्लाई है वो यही है। 50 हर्ट्ज पे करंट आता है, 1 सेकंड में करंट 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होता है, 1 सेकंड 50 बार पॉजिटिव 50 नेगेटिव, 1 सेकंड में करंट 50 बार 311 पॉजिटिव में 50 बार 311 नेगेटिव, यानी 100 बार 1 सेकंड में वोल्टेज जो होता है वो 100 बार 311 वोल्ट पे पहुंचता है। हम लोग 220 220 220, क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू मेजर कर रहे हैं। हम क्या मेजर कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं ना, कितना वोल्टेज है 220, वोल्टेज डाउन हो गया 220 से कम है, अरे भैया वोल्टेज 311 है, 1 सेकंड में 100 बार होगी, वेरी हाई वोल्टेज। क्लियर है, हम आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं, और इनको मेजर करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। आप इसको मूविंग कॉइल डायनेमोमीटर से बने हुए एमीटर वोल्टमीटर मेजर नहीं कर सकते, वो एवरेज वैल्यू जीरो देते हैं, वो आरएमएस नहीं खेल पाते। आरएमएस खेलते हैं हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्टमीटर व्हिच वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दैट्स व्हाई दे मेजर आरएमएस वैल्यूज। आगे बढ़ते हैं, है ना, याद रखोगे, ध्यान देता हूं। इफ नथिंग गिवन, वैल्यूज आर आरएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ 500 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट, फाइंड आरएमएस करंट। बताएं, ट्राई करें, ट्राई करें। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ 50 ओम रेजिस्टेंस इज 10 वोल्ट, फाइंड आरएमएस करंट। फाइंड आरएमएस करंट। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, बेटा मेरे को V नॉट की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 10 वोल्ट। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ 50 ओम रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू दे रखी है, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग। मेरे से आरएमएस करंट पूछा है, आरएमएस। बेटा डरने की बात नहीं है, सिंपल देखो कहानी सेम चलेगी, एक चीज सुनो, जो पीक करंट होगा वो होगा पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, सिंपल, पीक करंट पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। और बेटा आरएमएस करंट निकालना हो तो वी आरएमएस अपॉन वोल्टेज, बड़ा रेजिस्टेंस, एकदम सिंपल। ठीक है, और यहां से निकाल ले, जैसे चाहो वैसे, चाहो तो पहले वी आरएमएस निकाल लो,
जैसे चाहो मैं कर लें। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, 10/50 कितना आ गया 1/5, कितना हो गया 1/5 एम्पियर। आंसर देखो मिली एम्पियर में दिए, आंसर किसमें मिली एम्पियर में, आंसर किसमें मिली एम्पियर में। तो इसको एक काम किया जाए, मिली के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, मिली एम्पियर में हो जाएगा 1/5 इंटू 1000, 5 2 10, 1/5 इंटू 1000, 1/5 इंटू 1000 कितना हो गया 5 2 10, 200 मिली एम्पियर। पर बेटा ये पीक करंट आया है, पूछा है आरएमएस करंट, ये तो पीक करंट निकाला मैंने, पूछा क्या है आरएमएस करंट पूछा है। तो आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2। आई नॉट कितना आया है 200 मिली एम्पियर, और मैंने इसकी वैल्यू बताई अप्रोक्सीमेटली 0.707 अप्रोक्स, कितना हो जाएगा 2 7 14, 2 7 14, ये होगा 141.4 मिली एम्पियर, 141.4 मिली एम्पियर। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अरे रे रे धमाका हो गया। अल्टरनेटिवली आप ऐसे निकाल सकते थे आई आरएमएस इज इक्वल्स टू वी आरएमएस अपॉन आर। तो पहले आप वी आरएमएस फाइंड कर लेते और उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। बेटा क्या वर्ड यूज किया है इफेक्टिव वैल्यू। बेटा इफेक्टिव वैल्यू मतलब किसकी बात कर रहे होंगे, एक कांस्टेंट करंट की, इक्विवेलेंट करंट की, जिसको यूज कर सकते हैं, यानी आरएमएस की बात हो रही होगी, है ना। सो आरएमएस करंट ऑफ इन अ 50 हर्ट्ज, बेटा फ्रीक्वेंसी यदि 50 हर्ट्ज और आई आरएमएस बता दिया मुझको 5 एम्पियर। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। चलो उड़ाते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले पीक वैल्यू आई नॉट पूछा है, कितना होगा, कैसे निकलेगा आई नॉट, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2। बेटा यहाँ से आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई आई आर एम एस इंटू रूट 2। आई आर एम एस कितना गिवन है 5 रूट 2, कोई कैलकुलेशन करेंगे लोग 5 रूट 2 एम्पियर, सिंपल, बहुत कैलकुलेशन। अंदर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या है बेटा, द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल। देखो खुद से बता रहे हैं, वो नहीं बताते तो फुल साइकिल लिखते हैं हम, जब नहीं गिवन हो कितना साइकिल तो एक साइकिल, ठीक है। सो द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, तो आई एवरेज ऑफ हाफ साइकिल 2 बाई पाई आई नॉट, कितना हो जाएगा 2 बाई पाई 5 रूट 2 एम्पियर। बाकी कैलकुलेशन कर लोगे, होशियार हो आप, ठीक होगा। कितना हो जाएगा 10 रूट 2 बाई 5 एम्पियर, ये होगा 10 रूट 2 बाई 5। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। अब ये क्या पूछ रहा है थर्ड पार्ट में बेटा, द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। बेटा ये क्या पूछा, ये इंस्टेंटेनियस करंट पूछा ना, ये पीक करंट मांगा ना एवरेज मांगा ना आरएमएस मांगा, ये क्या मांगा आपसे थर्ड पार्ट में, आपसे थर्ड पार्ट में मांगा है आई इंस्टेंटेनियस, आपसे आई की वैल्यू मांग रहा है 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। अच्छा जरा समझते हैं, ये है बेटा यहाँ पे ये 0 हो रहा है, यहाँ से कितनी आगे जा रहे हैं 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0, 1/300 सेकेंड आगे जाना है। यहाँ से कितना टाइम आगे जाना है हमको 1/300 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 1/300 सेकेंड तक जाना है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। i इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, i इज इक्वल्स टू आई नॉट की वैल्यू कितनी थी 5 रूट 2 साइन, बेटा ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई f इंटू टी। i इज इक्वल्स टू 5 रूट 2 साइन, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज होगी मेरे ख्याल से, 50 हर्ट्ज कितनी हो जाएगी 50 इंटू 2 100 पाई, और टाइम कितना दे रखा है 1/300, डबल जीरो कैंसिल। i इज इक्वल्स टू 5 रूट 2 साइन पाई बाई 3। व्हाट इज साइन पाई बाई 3, व्हाट इज साइन पाई बाई 3, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री 180/3 कितना हो गया 180/3 कितना हो गया 60 डिग्री, साइन 60 इज 5 रूट 2 साइन 60 इज रूट 3/2। बेटा कितना हो जाएगा रूट 2, यहाँ पे इसको रूट 2 लिख लेंगे, एक रूट 2 मर जाएगा, 5 इंटू अंडर रूट 3/2, 2 की जगह रूट 2 लिखा, एक रूट 2 से रूट 2 मर गया, 5 रूट 3/2। ये आपको करंट मिल गया, यहाँ से कितनी आगे जाकर 1/300 सेकेंड। क्लियर। बेटा पता है इसके बहुत तरह सवाल बना सकता हूँ अगर आपने ऐसे पढ़ा होता, ये तो सबसे सिंपल सवाल था, बोला 1/300 सेकेंड आफ्टर करंट इज 0। अरे यार ये तो 2 कौड़ी का सवाल है, सवाल तो बच्चा बनता है जब हम बोलते हैं यहाँ से 300 सेकेंड आगे। आओ अगला सवाल देखते हैं। द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग, पीक वैल्यू दे रखी है कितनी है 14.14 एम्पियर। फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू, क्या निकालना है आई आरएमएस चाहिए, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू, फाइंड इट्स आरएमएस, आई आरएमएस चाहिए मेरे को, आई आरएमएस। हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आई आरएमएस, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आई आरएमएस इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट 2, आई नॉट कितना है 14.14 अपॉन रूट 2, बेटा हो जाएगा 1.414, मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर। क्लियर, 10 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ मच टाइम विल द करंट टेक इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मच टाइम विल द करंट टेक, हाउ मच टाइम करंट टेक्स इन रीचिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल है। करंट आई टाइम टी, बहुत सिंपल है बेटा। ये बनेगा ग्राफ, बेटा ये एक साइकिल कंप्लीट होती है, यहां से यहां टाइम पीरियड टी होगा, ये इसका आधा हो गया t/2। करंट को मैक्सिमम कहां से कहां देखो, करंट ये मैक्सिमम हुआ है मेरे ख्याल से, यहां पे पूरी साइकिल का टाइम t, यहां पे t/2, ये कितना t/2। सो हमें कितना टाइम लगेगा t/4। t कितना हो जाएगा बेटा 1/f हो जाएगा, टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी, सो टाइम इज इक्वल टू, टाइम पीरियड इज 1/फ्रीक्वेंसी, सो 1/4f, सो 1/4 फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, कितना हो गया 1/200 सेकंड्स। क्लियर है, 1/200 सेकंड्स। क्लियर है। t/2 बेटा, t/2 पे तो ये 0 हो जाएगा, करंट मैक्सिमम कहां हुआ, t/2 पे तो करंट 0 हो जाएगा बेटा, t/4 पे मैक्सिमम होता है, t/2 पे 0, उसके बाद 3t/4 पे मैक्सिमम,
हाँ मिली सेकंड बता सकते हैं बिल्कुल, 1/200 इंटू 1000 5 मिली सेकंड्स, 5 मिली सेकंड्स, 5 मिली सेकंड्स। मैं आपको जाते जाते एक शॉर्टकट बता देता हूँ आज, सुनना है कल किया जाए। चलो आज की क्लास काफी ही लंबी हो गई, अब अपना डीपीपी सॉल्व करो। आपको एक दो तरह के क्वेश्चन और कराने थे इसमें मेरे को, अभी खत्म नहीं हुआ है लेक्चर, अभी और सवाल मेरे पास बहुत तगड़े हैं, ठीक है ना। तो आज के इतना ही रखते हैं, इतनी पढ़ाई करो, आज की डीपीपी थोड़ी आप में आएगी तो सॉल्व करो। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।